Okay, welcome to ES Digital. A very good afternoon to everyone. Am I audible to all? सबसे पहले जल्दी से बताइए, am I audible to all? आवाज आ रही है? थम्स अप कीजिए, आवाज आ रही है तो जल्दी से. Okay. Welcome to ES Digital. A very good afternoon to everyone. Am I audible to all? सबसे पहले जल्दी से बताइए, am I audible to all? आवाज आ रही है? थम्स अप कीजिए, आवाज आ रही है तो जल्दी से. ओके, गुड. चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को. सबसे पहले सभी दोस्तों को शेयर कीजिए, ठीक है. कहीं ना कहीं इस फ्लूइड मशीनरी का जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं सभी को यूज हो, ठीक है, अच्छे समझ में आए फ्लूइड मशीनरी. तो सबसे पहले शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है. सेशन पर चलते हैं. सेशन में हमने कल बात की थी बेसिकली कि जो हमारी फ्रांसिस टरबाइन होती है, ठीक है, हम इन डेप्थ चीजों को लेके चल रहे हैं. तो हमें ये पता है कि फ्रांसिस टरबाइन जो है हमारे पास, उस फ्रांसिस टरबाइन में जो हमारे ये हेड हुआ करते हैं, ये बेसिकली किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ये हमने कल अच्छे से समझ लिया था कि हमारे पास जो HF है वो हमारा फिक्शनल हेड है जो कि FLV²/2GD के हिसाब से रहता है, ठीक है. साथ ही H0 हमारा ग्रोस हेड है एंड साथ ही H1 हमारे पास वो नेट हेड है जो कि यहाँ पर इनपुट में आ रहा है फ्रांसिस टरबाइन के, जो यहाँ पर इनपुट में आ रहा है फ्रांसिस टरबाइन के. जैसे हमने कल इसको बोला भी था, H1 = P1/ρg प्लस V1² प्लस Z1. ये हमारे लिए वो नेट हेड है जो कि यहाँ पर आ रहा है इनपुट में. इट इज द इनलेट हेड टू द टरबाइन. इट इज द इनलेट हेड टू दी टरबाइन. हेड इन द सेंस क्या होता है, एनर्जी, जो हमारे पास एनर्जी है वो कहीं ना कहीं वेट के पर यूनिट वेट के हिसाब से, ठीक है. तो यहाँ पर ये जो आपके पास एनर्जी का सेंस है, अगर मैं पर यूनिट वेट को सेम मान के चल रहा हूँ तो एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास यहाँ पर, अगर मैं बात करता हूँ 100 जूल की एनर्जी हमारे पास, तो वो 100 जूल की एनर्जी कहीं ना कहीं हमारे पास यहाँ पर रनर पावर में कन्वर्ट होगी, ठीक है. और साथ ही यहाँ पर कुछ ना कुछ लॉस में जाएगी. लॉस इन द सेंस क्या होता है, एक तो होते हैं हमारे अंदर के फ्रिक्शनल लॉसेस, और एक होता है लॉस मतलब हेड एट एग्जिट, ठीक है. जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर 100 जूल हमारे पास टोटल एनर्जी है, 100 जूल टोटल एनर्जी है, तो उसने एक तो टरबाइन ने वर्क किया, मतलब वर्क के लिए हमारी कौन सी हेड जा रही है, ठीक है, वर्क के लिए हमारे पास कौन सा हेड जा रहा है हमें उसे देखना होगा, जिसे हम HW बोलेंगे, ठीक है. हमारे अंदर के फ्रिक्शनल लॉसेस एक तो होते हैं, ओके, एक होता है लॉस मतलब हेड एट एग्जिट, ठीक है. जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर 100 जूल हमारे पास टोटल एनर्जी है, 100 जूल टोटल. ओके, आई विल चेक इट, प्लीज स्टे कनेक्टेड. वर्क किया मतलब वर्क के लिए हमारी कौन सी हेड जा रही है, ठीक है, वर्क के लिए हमारे पास कौन सा हेड जा रहा है हमें उसे देखना होगा, जिसे हम HW बोलेंगे, ठीक है. ओके. Okay, I will check it. Please stay connected. मतलब वर्क के लिए हमारी कौन सी हेड जा रही है, ठीक है, वर्क के लिए हमारे पास कौन सा हेड जा रहा है हमें उसे देखना होगा, जिसे हम HW बोलेंगे, ठीक है. ओके. बैकग्राउंड में चल रही है वॉइस.
clearly? Hello, am I audible? The voice is clear or not? Okay, now clear? Now clear? Okay, good. ओके, नाउ क्लियर ना? चलिए फिर तो स्टार्ट करते हैं, बेसिकली रीस्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हमने कल समझा था कि H1 H नोट एंड ये पर्टिकुलर जो H है हमारे पास, H को हमने क्या बोला था कल? इस H को हमने क्या बोला था कि ये है हमारे पास नेट हेड प्रोड्यूसिंग वर्क, जो कि वर्क प्रोड्यूस कर रहा है। मतलब जो मैं यहाँ HW लिख रहा हूं ना, वो सो का वो पार्ट जो कि हमारे पास HW में जा रहा है, सो का वो पार्ट जो हमारे पास HW में जा रहा है, मतलब जो वर्क कर रहा है, ठीक है। तो सो तो हमारे पास इनपुट एनर्जी है, उसी का कुछ पार्ट जाएगा वर्क में, कुछ साथ में लॉस में भी जा सकता है, बिल्कुल, क्योंकि फ्रांसिस टरबाइन है, मैकेनिकल कंपोनेंट है, तो लॉस होंगे, ठीक है। तो हम उस HF को भी लेके चल सकते हैं। साथ ही अगर मैं बात करूं यहां पर साथ में और कौन सा एनर्जी का एक पार्ट रहेगा जो कि इसके आउटकम से निकल के जा रहा है, जो कि इसके आउटकम से निकल के जा रहा है, तो आउटकम मतलब H एट एग्जिट। तो ये हमारे पास सो की वैल्यू क्या होने वाली है? अगर मैं सो की बात करूं तो ये सो का हमें टोटल यूज चाहिए इस HW में, मतलब हम ये चाहेंगे हमारे पास HF भी 0 हो, H एग्जिट भी 0 हो, मतलब टोटल आपके पास पावर जो है, जो टोटल पावर है वो हमें मिल जानी चाहिए, जितनी हमारी इनपुट एनर्जी है उतनी हमारी रनर की पावर होनी चाहिए, ऐसा हमें लेके चलना होता है। बट यहां पर क्या होता है, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारे पास यहां पर जो काइनेटिक एनर्जी होगी फाइनली कुछ ना कुछ तो रहेगी, हमेशा रहेगी, कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी रहेगी, इसका मतलब कुछ ना कुछ H एट एग्जिट मिलने वाला है हमें। अगर H एट एग्जिट मिल रहा है तो उसे मान लीजिए हमने 100 में से 20 पार्ट ये ले लिया, HF का हमने 10 पार्ट ले लिया, तो HW हमारे लिए कितना बचेगा? HW 70। इसका मतलब हमारे पास जो 100 टोटल हेड था, H1 जो हमारे पास 100 था, उसमें से जो 20 है वो तो चला जाएगा हमारा H एग्जिट में, और HF जो उसके अंदर फ्रिक्शन लॉस होगा इन द रियल कंडीशंस, वो कहीं ना कहीं हमारे पास 10 होगा, ठीक है। तो अगर हम बात कर लें यहाँ पर कि HF को हम अगर नेग्लिजिबल मान लें, ठीक है, HF को अगर हम नेग्लिजिबल मान लें, तो जो ये दो कंडीशंस बची हैं, कौन कौन सी? HW एंड H एग्जिट, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया को रखती हैं, इसीलिए आप ड्राफ्ट ट्यूब का यहाँ यूज करते हो। क्यों ड्राफ्ट ट्यूब का यूज करते हो? कल भी मैंने आपको समझाया कि H एग्जिट जितना कम हो सके, यहां से H एग्जिट की अगर हम बात करें तो H एग्जिट कितना होगा मेरे पास? H एग्जिट मेरे पास कितना होगा यहां से? यार दो आवाज आ रही है। ओके, अभी भी दो आवाज आ रही है, एक सेकंड, प्लीज स्टे कनेक्टेड।
जल्दी से बताइए, फॉरवर्ड लेके चलें। नाउ एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? नाउ एम आई ऑडिबल? ओके गुड, चलो ठीक है, ओके ठीक, ओके देन चलिए फिर रीस्टार्ट करते हैं इसे, ठीक है। चलिए रीस्टार्ट करते हैं। बेसिकली यहाँ पर हम बात कर रहे थे हेड्स की, तो यहाँ पर मैंने आपको प्रेजेंटेशन दिया हुआ है H0, H1 एंड H, ठीक है। हमने लास्ट वीडियो में बात कर ली थी इसकी, यहाँ पर जो H0 है वो ग्रोस हेड है, H1 जो है वो हमारा नेट हेड है जो कि इनलेट पर मिल रहा है हमें, क्लियर, ओके गुड, ठीक है, ठीक। साथ ही हमारे पास जो H है वो हमारे पास वो हेड है जो कि हमें कहीं ना कहीं वर्क दे रहा है इन द रनर, जो प्रोड्यूस कर रहा है वर्क रनर में। इसका मतलब ये जो H1 है ना, ये जो H है वो बेसिकली 70 से रिलेट कर रहा है, जो मैंने अभी एक एग्जांपल लिया। एग्जांपल को मैं जल्दी से फिर से रिकैप्चुलेट कर देता हूं। एग्जांपल हमने क्या लिया कि 100 हमने टोटल एनर्जी मानी यहाँ पर इनलेट पर, तो 100 का कुछ पार्ट जाएगा जो कि रनर में पावर को प्रोड्यूस करेगा, क्लियर। कुछ पार्ट जाएगा जो रनर में पावर को प्रोड्यूस करेगा, एंड देन प्लस में जो हमारे पास रियल कंडीशन में मैकेनिकल लॉसेस होंगे उसको मैंने HF लिया, तो वो मैकेनिकल लॉसेस आपके 10 मैंने मान के चला कि 10 जूल की एनर्जी हमारी मैकेनिकल लॉसेस को ओवरकम करने में जा रही है। साथ ही हमारे पास 20 का मीनिंग क्या है? 20 का मीनिंग है हमारे पास H एग्जिट। H एग्जिट का मीनिंग कहां से आया? जो हमने अच्छे से समझा था फ्रांसिस टरबाइन में कि जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है वो लास्टली जीरो तो नहीं हो सकती ना, मतलब वहां से अगर हमारे पास डिस्चार्ज फ्लो हो रहा है तो कहीं ना कहीं वेलोसिटी तो निकलेगी ही, ऑब्वियस है। तो इसका मतलब अगर काइनेटिक एनर्जी निकलेगी तो H एग्जिट कुछ ना कुछ तो होगा। ये H क्या है? ये H अपने आप में प्रेशर हेड, काइनेटिक हेड, पोटेंशियल हेड तीनों का समेशन है, ठीक है। तो आपको अगर H एग्जिट की बात करूं तो मैंने यहां पर कल भी बताया था, H एग्जिट को हम लेके बात करेंगे यहां पर कि जो वेलोसिटी है, प्रेशर हेड इन द सेंस ऑफ मैं यहां पर लेके चल रहा हूं गेज प्रेशर, ठीक है, गेज प्रेशर। तो यहाँ का जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक हो गया, इसका मतलब प्रेशर हेड जीरो हो गया। साथ ही पोटेंशियल हेड क्या है? डेटम मैंने यही माना था, याद रखो हमेशा एक ही क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस को एक ही कॉन्सेप्ट से करना है। डेटम हमने पहले से टेल रेस को माना हुआ था, क्लियर। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर, तो यहाँ पर P3 y rho g प्लस Z3, ठीक है, एंड प्लस V3 स्क्वायर y2g। तो यहां से सिर्फ और सिर्फ कौन सा हेड हमें मिलने वाला है? V3 स्क्वायर y2g। क्लियर हो रहा है यहां से? इसका मतलब जो हमारे पास V3 स्क्वायर बाई 2g है वो हमें एक्चुअली यहां पर मिलता कि V2 स्क्वायर बाई 2g के सेंस में कुछ ना कुछ हमारे पास हेड भी होता, जिसके बारे में मैंने आपको कल भी बताया था, ठीक है, कि आपके पास जो फ्रांसिस टरबाइन होती है उसकी जो एग्जिट की बात करें हम, तो उस एग्जिट से कुछ ना कुछ हेड निकल रहा होता है, कुछ ना कुछ हमारे पास वाटर की एनर्जी लॉस हो रही होती है। एनर्जी लॉस होने का मीनिंग क्या है उसको समझो। एनर्जी लॉस होने का मीनिंग यहां से यही है कि जितनी हमारे पास टोटल एनर्जी इनपुट थी उसका हमने फुल्ली यूटिलाइज नहीं किया, मतलब कुछ ना कुछ एनर्जी हमारी वेस्ट चली गई। मैकेनिकल लॉसेस नहीं, वो हमारी वेस्ट चली गई। मैकेनिकल लॉसेस तो मैंने ये लिया है छोटा सा पार्ट, जबकि एक एनर्जी हमारी वेस्ट चली गई है जिसको हम यूज कर सकते थे, ठीक है। इस चीज को समझ के चलिएगा। तो अब क्या है यहाँ पर कि 100 इक्वल टू यहाँ पर 70 प्लस 10 प्लस 20, तो यही जो H एग्जिट है, इस H एग्जिट को आप कितना कम कर सकते हैं, इस हेड लॉस को जो हमारे पास, एक हेड एग्जिट जो है उस H एग्जिट को आप कितना कम कर सकते हैं, उसी का सेंस हमने कल समझा था कि अगर मैं यहाँ पर जो हमने यहाँ पर फाइनली हमने निकाला कि H इक्वल टू H1 माइनस V3 स्क्वायर बाई 2g, मतलब क्या? H1 क्या था हमारा? हेड एट इनलेट माइनस हेड एट एग्जिट, है ना। यही तो एनर्जी होगी ना जो कि मुझे क्या प्रोवाइड करेगी? रनर पावर प्रोवाइड करेगी।
जो कि मुझे क्या प्रोवाइड करेगी, रनर पावर प्रोवाइड करेगी। यही तो एनर्जी होगी ना, हेड एट इनलेट माइनस हेड एट एग्जिट। क्लियर। तो यहां से अगर मैं देखता हूं तो H1 मेरे पास जो आया है उसमें तो P1 rho g प्लस VT2/2g प्लस Z है, जबकि V3/2g कहां से आया, वो सिर्फ और सिर्फ हेड एट एग्जिट है। किस सेंस में, जब हमने यहाँ ड्राफ्ट ट्यूब ले ली। इसका मतलब अगर हम ड्राफ्ट ट्यूब ना लेते तब यहां पर हमारे पास क्या हो जाती इक्वेशन, H इक्वल टू H1 माइनस ऑफ V2 के हिसाब से। अगर हम हेड ड्राफ्ट ना लेते, हम ड्राफ्ट ट्यूब ना लेते, ठीक है, तो यहाँ पर ड्राफ्ट ट्यूब अगर नहीं लेंगे तो फ्रांसिस टरबाइन यही हो गई। इसका मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ V2V है, V2² का वेलोसिटी हेड, प्लस में प्रेशर हेड कितना हो गया, 0, प्रेशर तो 0 हो गया, बट साथ में एक क्या हेड रहा, जेड का पोटेंशियल हेड। ठीक है, तो यहां से क्या रह जाएगा, V2² प्लस में जेड। ठीक है, अब आपको दिख रहा है यहाँ पर H1 में से ये चीज निगेटिव हो रही है, जबकि इन दोनों की वैल्यू क्या है, ये भी पॉजिटिव है ना और ये भी पॉजिटिव। इसका मतलब और साथ ही हमने यहां पर इस वैल्यू को देखो आप, ये वैल्यू ज्यादा आ रही है, ये वैल्यू आपकी ज्यादा आ रही है एज कंपेयर टू V3 के सेंस में। क्यों, क्योंकि हमने यहां पर, अगर पहले यहां से समझो आप कि यहां पर जो एनर्जी है उसका अगर लॉस हम कम कर सके, मान लीजिए ये वैल्यू जो है हमारी, ये वैल्यू हमारी अगर मान लीजिए 40 जूल आ रही है टोटल, ठीक है, तो 40 जूल को आप 20 जूल में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो आपने क्या किया कि इस एनर्जी को जो लॉस हो रहा था इस पॉइंट पर, उस एनर्जी को आपने इस तरह से डेविएट किया कि जेड तो हमने सेम रख दिया जो डेटम था, मतलब जेड की वैल्यू हो गई यहाँ 0, यहां तक पहुंचाया ना, तो हमारे पास एग्जिट का मतलब कहां से आएगा, वाटर एग्जिट कहां से आएगा, यहां से। ये टरबाइन का एक पार्ट हो गया ना, ड्राफ्ट ट्यूब एक टरबाइन का पार्ट हो गया, तो यहां से हमने एच एग्जिट क्या लिखा, जेड इक्वल टू 0। बट जो हमारे पास वेलोसिटी है एट एच एग्जिट, मतलब जो एग्जिट हमारा पॉइंट है उसकी वेलोसिटी क्या कर दी हमने, ड्राफ्ट ट्यूब को डाइवर्जिंग बनाते हुए हमने जो वेलोसिटी है V3 वो कम कर दी। अगर हमने V3 को कम कर दिया V2 से, तो आपके पास जो ये वाला टर्म है ये ऑब्वियस है इससे कम हो जाएगा। पहली बात तो ये कि ये जेड भी है, ठीक है, इसमें जेड नहीं है, साथ ही यहां पर V2 की वैल्यू ज्यादा थी एज कंपेयर टू V3 लगाने के बाद, मतलब ड्राफ्ट ट्यूब लगाने के बाद जो हमने V3 को अचीव किया वो कम अचीव किया एज कंपेयर टू V2, तो हमारे ये लॉसेस क्या हो गए, कम हो गए। ठीक है, तो ड्राफ्ट ट्यूब से ही हम ये पूरा एक तरह से एम्फसाइज करते हैं कि हम कहीं ना कहीं जो लॉसेस हो रहे थे, जो हमारे पास वेस्ट एनर्जी जा रही थी, लॉस वर्ड यहां पर यूज नहीं करना है, क्योंकि लॉस का मतलब हो जाता है यहां पर कि फ्रिक्शनल लॉसेस हो रहे हैं। ठीक है, आपको यहां पर यूज करना है एज ए वेस्ट जो एनर्जी जा रही थी, जिसको आप यूज कर सकते थे, वो एनर्जी हमारे पास, हम ड्राफ्ट ट्यूब की हेल्प से उसके जो वेस्ट एनर्जी था उसी का हमने पार्ट कन्वर्ट करके, और इतना ही पार्ट हमारा वेस्ट हो रहा है अब आफ्टर यूजिंग ड्राफ्ट ट्यूब। ठीक है, जल्दी से मुझे ये बताइए ये चीज समझ में आई है या नहीं। ये चीज हमारी कल की रिकैप्चुलेशन है, अब हम ड्राफ्ट ट्यूब की डिजाइन पर चल रहे हैं, क्योंकि कल की जो इंपॉर्टेंट हमारे पास थ्योरी थी उसका रिकैप्चुलेशन बहुत जरूरी था, तभी आपको ड्राफ्ट ट्यूब का अब आगे का कॉन्सेप्ट समझ में आने वाला है। ठीक है, क्लियर, जल्दी से बताइए, क्लियर हुआ यहां तक? ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया, आगे चले फिर। कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा। ओके, गुड, वेरी गुड। चलिए फिर ड्राफ्ट ट्यूब की कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं। देखिए, सबसे पहले जो हमारे पास 2 पॉइंट है वो बेसिकली है कहां पर, 2 पॉइंट यहां पर है। ठीक है, टरबाइन के एग्जिट पर जो हमारे पास रनर है, ठीक है, जो रनर है उसके एग्जिट पर है ये, ठीक है, ड्राफ्ट ट्यूब का ये वाला पार्ट। ठीक है, इसका मतलब यहां पर वेलोसिटी कुछ ना कुछ आ रही होगी जिसे मैंने V2 बोल दिया, और यहां से हमारे पास ये क्या है, मेरा टेल रेस है, ये मेरा टेल रेस है जो यहां दिख रहा है आपको, और इस टेल रेस से हमारे पास V3 वेलोसिटी से ये वाटर आउट हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर जो जेड है वो जेड हो गया, यहाँ का जो प्रेशर है वो P2 है, यहाँ का जो प्रेशर है वो P3 है। क्लियर, ये P2 है और ये P3 प्रेशर है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले एनालिसिस करो, एनालिसिस कैसे होगी उस चीज को देखिएगा। अगर मैं यहाँ पर बर्नौली इक्वेशन लगा देता हूं, अप्लाइंग Bernoulli's इक्वेशन ऑन 2 and 3। देखिए 1 मैंने इसलिए लिया क्योंकि 1 यहां पर पहले से हमने यूज किया हुआ है।
ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा P2y रो जी, यहां पर क्या हो जाएगा P2y रो जी प्लस V2 स्क्वायर वाई 2g प्लस Z2, ठीक है Z2, यहां Z2 की वैल्यू अभी आगे रखेंगे, साथ ही P3y रो जी प्लस V3 स्क्वायर वाई 2g प्लस Z3 एंड प्लस में HF। आपको पता है रियल कंडीशन में कुछ ना कुछ जो ड्राफ्ट ट्यूब है उसमें लॉसेस भी होंगे, तो वो हम HF लेके चल रहे हैं। अब इनकी वैल्यू रखिएगा, यहां पर ये हो गया हमारा P2y रो जी जो कि अननोन है हमारे लिए, ठीक है, जो कि है प्रेशर एट द एग्जिट ऑफ द टरबाइन, एट द एग्जिट ऑफ द रनर, जो यहां से रनर से हमारे पास एग्जिट निकल रहा है उसको हम कह रहे हैं यहां पर P2y रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाई 2g, सिंपल V2 स्क्वायर बाई 2g जो वेलोसिटी है एग्जिट की, प्लस Z2 की वैल्यू यहां पर फिगर में दिख रही है Z, साथ ही यहां पर P3y रो जी, जरा समझिएगा इस चीज को, जो हमारे पास P3 है वो बेसिकली है क्या, P3 का कोई आंसर दे पाएगा, P3 बेसिकली क्या है यहां पर, बिल्कुल बिल्कुल रवि जी, प्रेशर वेरी करेगा। अभी जरा देखिएगा इस चीज को आपको विजुलाइज करना है, मतलब इसको फील करना है, इसको फील करेंगे हम, इसकी जो आउटकम आने वाला है इससे, प्रेशर का जो वेरिएशन है ना उसको फील करना है इसके आउटकम से, ठीक है, बी पेशेंस, ठीक है। अभी यहां पर अब थोड़ा सा जो आपका क्वेश्चन है उसका आंसर बस थोड़ी सी लाइन के बाद आपको मिलने वाला है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। यहां पर V2 स्क्वायर बाई 2g प्लस Z, यहां पर ये क्या हो जाएगा, पहले इसका आंसर दो मुझे, यहां पर P3 की वैल्यू P एटमॉस्फेयर, वेरी गुड। और मैंने आपसे क्या बोला है, जो मैं ये इक्वेशन लगा के चल रहा हूं, जो मैं ये इक्वेशन लगा के चल रहा हूं वो पास्कल लॉ के हिसाब से यहां पर जो ये वाला पॉइंट है 3 एंड ये वाला पॉइंट है 4, इन दोनों के प्रेशर सेम है, इसका मतलब गेज प्रेशर की बात कर रहा हूं मैं यहां पर। ये जो पूरी इक्वेशन लिखा हूं मैं किस में लिखा हूं, गेज प्रेशर में। तो यहां पर जो गेज प्रेशर है मेरा P3 वो क्या हो गया 0, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं 0, तो ये 0 हो गया, प्लस यहां V3 की वैल्यू होगी जो आउटकम पर है, ठीक है, प्लस Z3 की वैल्यू क्या होगी, डेटम हमने वही माना है 0, प्लस HF, ठीक है। तो यहां से जरा P2y रो जी देखेगा, यहां से P2y रो जी देखेगा कितना हो जाएगा, इस साइड जाके यहां पर माइनस V2 हमारा बड़ा है, ठीक है, V2 बड़ा है V3 से, क्लियर, ड्राफ्ट ट्यूब हमने जो ली है V2 बड़ा है V3 से, तो पहले मैंने क्या किया, इसे माइनस में इधर लेके आके मैंने V2 में से जो माइनस आ रहा था उसे कॉमन ले लिया, तो V2 स्क्वायर माइनस V3 स्क्वायर वाई 2g ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये जो Z इधर गया है उसका भी माइनस मैंने कॉमन ले लिया है तो प्लस बचेगा, प्लस Z, ये इक्वेशन बनेगी, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। इस लाइन को मैं फिर से यहां पर लिख लेता हूं, P2y रो जी इक्वल टू V3 स्क्वायर वाई 2g माइनस में V2 स्क्वायर वाई 2g माइनस में Z एंड प्लस में HF, ठीक है। तो यहां पर आप इस चीज को देखिएगा कि ये वाली जो चीज हो रही है V3 मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस कॉमन लेऊंगा तो यहां पर V2 स्क्वायर माइनस V3 स्क्वायर वाई 2g प्लस में Z, ठीक है। अगर मैं यहां पर ये प्लस में HF बचेगा, ठीक है, प्लस में HF बचेगा। अगर मैं कैलकुलेशन करते हुए ये सोच के चल रहा हूं, यहां पर मैंने कैलकुलेशन में तो आपको बता दिया अगर HF देंगे ड्राफ्ट ट्यूब का तो आप यहां पर ऐसे ऐड करोगे, बट जनरली हम क्या लेके चलेंगे, ड्राफ्ट ट्यूब में हेड लॉस को हम 0 लेके चलेंगे, फ्रिक्शन वाला हेड लॉस क्या है 0 मान के चले, ठीक है। तो यहां से आउटकम देखिए, आउटकम क्या आया, P2y रो जी इक्वल टू माइनस ऑफ V2 स्क्वायर माइनस V3 स्क्वायर वाई 2g प्लस Z, ठीक है। यहां से हुआ क्या, जरा बड़ा अच्छे से समझिएगा इस चीज को, ये टर्म क्या होगा, ये टर्म क्या होगा पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि V2 बड़ा है V3 से, सो ये टर्म इससे बड़ा होगा, तो ये वाली चीज क्या हो जाएगी नेट पॉजिटिव, प्लस Z क्या है, Z क्या है पॉजिटिव टर्म है, Z क्या है डेटम हेड से ऊपर ही तो है, पॉजिटिव टर्म है, इसका मतलब ये दोनों पॉजिटिव, तो हमारे पास जो प्रेशर आया, ठीक है। रवि जी आपका क्वेश्चन आंसर यहां पर आ जाएगा। अब यहां पर P2y रो जी जो आया है वो बेसिकली किस में आएगा आंसर, निगेटिव, ऑलवेज। हमारे पास जो P2y रो जी का जो कॉन्सेप्ट आया वो क्या है, निगेटिव। निगेटिव का मतलब क्या होता है, आपको थोड़ा सा ये डायग्राम उम्मीद है याद होगा, एफएम से उम्मीद है आपको ये डायग्राम याद होगा कि अगर हम यहाँ रेफरेंस ले लें, कि P की प्रेशर की वैल्यू 0 है, तो यहां पर हम क्या बोल देते हैं कि ये हमारे पास P एटमॉस्फेयर है, तो P एटमॉस्फेयर से ऊपर को हम क्या बोल देते हैं, पॉजिटिव गेज प्रेशर, P एटमॉस्फेयर से ऊपर को हम पॉजिटिव गेज प्रेशर और नीचे को हम निगेटिव गेज प्रेशर, या इसका एक दूसरा नाम भी होता है, कोई बता पाएगा दूसरा नाम क्या होता है इसका, कोई बता पाएगा, इसका दूसरा नाम होता है हमारा वैक्यूम प्रेशर या फिर सक्शन प्रेशर,
ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं एब्सोल्यूट की, तो एब्सोल्यूट क्या होता था ये भी आपको पता है। अगर मैं किसी भी पॉइंट को रेफरेंस से मेजर करता हूं, अगर मैं किसी भी पॉइंट को रेफरेंस से मेजर करता हूं तो उसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। तो एब्सोल्यूट ये भी कहलाता है, एब्सोल्यूट ये भी कहलाता है, एब्सोल्यूट ये भी कहलाता है। ये सारे जो ब्लैक लाइन से मैंने मैग्नीट्यूड दिखाए हैं वो सारे के सारे एब्सोल्यूट है, क्योंकि उन्हें हमने कहां से मेजर किया है, रेफरेंस जीरो से। ये थोड़ा सा आपका एफएम का कॉन्सेप्ट है जो कि उम्मीद है आपको याद होना चाहिए और याद होगा भी। ठीक है, तो हमारे पास पी रेफरेंस है, हमारे पास ये वैल्यू भी रेफरेंस, ये भी एब्सोल्यूट, ये भी एब्सोल्यूट, जबकि ये हमारे लिए गेज है, गेज प्रेशर निगेटिव वाला, एटमॉस्फेयर से कम। तो यहां पर जो आंसर आएगा वो निगेटिव का मीनिंग क्या हुआ कि इसकी वैल्यू एटमॉस्फेयर से कम होगी या नहीं। जल्दी से मुझे आंसर दीजिए, यहां पर इसकी वैल्यू, हाँ बिल्कुल वैक्यूम, वेरी गुड, यहां पर इसकी वैल्यू एब्सोल्यूट से कम होगी ना। ठीक है, अगर आपसे मैं पूछता हूं वाटर हेड कितना होता है, वाटर हेड सॉरी जो हेड होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर, जो पी एटमॉस्फेयर की वैल्यू होती है, ये बताइए मुझे, पी एटमॉस्फेयर इन द मीजर ऑफ मीटर ऑफ H2O कितनी वैल्यू होती है, यहां पर इन मीटर ऑफ H2O कितनी वैल्यू होती है। उम्मीद है आपको एफएम का ये वाला कॉन्सेप्ट भी याद होगा। ठीक है, उम्मीद है आपको एफएम का ये कॉन्सेप्ट भी याद होगा। अगर मैं यहां पर mm ऑफ Hg बोलता हूं, mm ऑफ Hg बोलता हूं तो आपको याद होगा 760 लेके चलते थे, mm ऑफ Hg 760 होता है। ऐसे यहां पर वाटर का क्या होता है, वाटर का क्या होता है, जल्दी से रिप्लाई कीजिए। ठीक है, वाटर का क्या होता है 10.3 मीटर ऑफ H2O। ठीक है, 10.3 मीटर ऑफ H2O। ठीक, हाँ बिल्कुल 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 कृतन जी, आसपास है 10.2 या 10.3, हम जनरली 10.3 लेके चलते हैं, 10.3 मीटर ऑफ H2O। क्लियर, चलिए फिर अब आगे चलते हैं। ठीक है, यहां तक ये चीज हमें समझ में आ रही है कि हमारे पास जो यहां पर प्रेशर आने वाला है वो प्रेशर हमेशा कैसा आएगा, एटमॉस्फेयर से कम। तो इसी चीज को अब थोड़ा सेंस को समझो। ठीक है, बस अब जरा इस सेंस को समझिएगा बहुत अच्छे से कि हो क्या रहा है, ड्राफ्ट ट्यूब कर क्या रहा है, ड्राफ्ट ट्यूब का मेन पर्पस क्या है, ड्राफ्ट ट्यूब का मेन पर्पस क्या है, उस चीज को समझो। यहां पर आपके पास फ्रांसिस टरबाइन हम यहां लगा सकते थे, फ्रांसिस टरबाइन अगर हम सीधा यहां लगा देते तो सिर्फ और सिर्फ लॉस कौन सा बचता, बताओ। यहां पर अगर हम सीधे फ्रांसिस टरबाइन हेड ना देके फ्रांसिस टरबाइन ही हम यहां पर लगाते, फ्रांसिस टरबाइन ही अगर हम यहां पर लगाते तो हेड हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कौन सा बचता, जो मैंने यहां पर अभी मिटा दिया है, सिर्फ और सिर्फ हेड कौन सा बचता, H इक्वल टू H1 माइनस V2 स्क्वायर Y2G बचता। बस मानते हैं कि V2 की वैल्यू V3 से बड़ी होती, कोई बात नहीं, बट उसके साथ Z तो नहीं जुड़ता ना, उसके साथ Z तो नहीं जुड़ता ना। फिर अगर मैं फ्रांसिस टरबाइन को जरा इमेजिन करना है इस क्वेश्चन के आंसर को, ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मैं लास्ट में बता रहा हूं, इस चीज को अच्छे से विजुलाइज करना है आपको, इस चीज को अच्छे से विजुलाइज करना है क्या, कि अगर हमारे पास ये जो फ्रांसिस टरबाइन है ये यहां पर होती इस जगह, अगर ये फ्रांसिस टरबाइन हमारे पास इस जगह बिल्कुल टेल रेस पर होती, टेल रेस पर होती, ठीक है, हेड कहां से मिल रहा है, यहां से, पैन स्ट्रोक कहां पर आ रहा है, यहां पर आ रहा है, ठीक है, टरबाइन में यहां पर हमें पावर मिल रही है। तो प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम यहां पर, ठीक है, इससे हमारा जो जेड लॉस हो रहा था ड्राफ्ट ट्यूब के बिना, वर्डिंग सुनते रहिएगा, कंफ्यूज ना हो तो वर्डिंग सुनते रहिएगा, कि पहले मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि जो हमारे पास हेड जो ड्राफ्ट ट्यूब है, ड्राफ्ट ट्यूब थी ही नहीं, हमें ड्राफ्ट ट्यूब के बारे में ही नहीं पता था, ऐसा सोच के चलो, ठीक है। मैंने फ्रांसिस टरबाइन को यहां पर बिल्कुल टेल रेस पर बनाया, तो मुझे जो हेड लॉस मिलेगा वो कितना मिलेगा, H1 जो टोटल था उसमें से V2 स्क्वायर बाई 2G का कमी हो जाएगा, V2 स्क्वायर बाई 2G का कमी हो जाएगा। इसका मतलब मेरे पास अगर मैं H की वैल्यू निकालूं तो ये 100 माइनस में, मैंने मान लीजिए 100 माइनस में 30 की बात कर ली, कि V2 स्क्वायर बाई 2G इस सेंस में V2 डैश स्क्वायर बाई 2G, डैश का मतलब है इस सेंस की बात कर रहा हूं, V2 डैश स्क्वायर बाई 2G का जो सम है वो 30 आ रहा है। तो ये कितना पावर मिल रहा है मुझे, 70 के रेस्पेक्ट में, समझते रहिएगा अच्छे से, कहीं पर भी कोई भी दिक्कत आएगी तो पूछिएगा। यहां पर 70 का ये मुझे यहां पर रनर पावर दे रहा है, बट अगर मैंने यहां पर इसे स्टेबल किया तो मैं मेंटेनेंस नहीं कर पाऊंगा फ्रांसिस टरबाइन की। प्रॉब्लम होती है, ध्यान से समझिएगा, फ्रांसिस टरबाइन को अगर हम टेल रेस पर ही, फ्रांसिस टरबाइन या अगर हम जनरली किसी भी टरबाइन को टेल रेस पर ही रखें तो उसकी मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं हो पाती है। तो मेंटेनेंस प्रॉपर रखने के लिए हमें उसे कहीं ना कहीं किसी एक पर्टिकुलर हाइट पर रखना होता है, जिससे कि इजिली मेंटेन हो सके, टरबाइन इजिली मेंटेन हो सके। तो हम कहीं ना कहीं उसको टेल रेस पर ना रख के
करके उसको थोड़ा सा ऊपर रखने की कोशिश करेंगे, पहली चीज। तो जैसे ही हम यहाँ पर इसे ऊपर रखेंगे, अब दूसरी कंडीशन, ड्राफ्ट ट्यूब के बारे में हमें पता ही नहीं था कुछ, ड्राफ्ट ट्यूब तो हमने साइड कर रखी है अभी मैंने फ्रांसिस टरबाइन को उठाया, ऊपर रख दिया, इस पोजीशन पर रख दिया, ऐसे यहां पर, है ना, बस यहां, ठीक है, ड्राफ्ट ट्यूब नहीं लगी हुई है। दूसरी कंडीशन क्या है, ड्राफ्ट ट्यूब अभी नहीं लगी हुई है। ड्राफ्ट ट्यूब का मतलब क्या है वो आपको समझ में आने वाला है, ठीक है। अब यहां पर लॉस क्या हुआ ज्यादा, तो जरा सोचो, इन वैल्यूज से समझना, इन वैल्यूज से समझना जो मैं समझाना चाह रहा हूं। एच की वैल्यू, ये हो गया फर्स्ट कंडीशन, ये हो गई फर्स्ट कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन में याद करो, जो मैंने सेकंड कंडीशन ली है उसमें आपके पास नेट हेड तो 100 है इनलेट पर, वो कोई दिक्कत नहीं है। 100 का मतलब चाहे कहीं पर भी रख दो कोई फर्क नहीं है, एच तो मेरे पास P1 ρg प्लस V1 स्क्वायर बाई 2g प्लस Z1 होना ही है, ठीक है। तो हेड तो हमारे इनलेट पर तो H1 रहने वाला है, 100 रहने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कल भी समझाया था, उससे कोई जेड से कोई मतलब नहीं होता हेड वाले को, ठीक है। अब जरा समझिएगा इस चीज को कि यहां पर जो 100 है, 100 में से आपने क्या निकाला, इसकी वेलोसिटी है v2 स्क्वायर बाई 2g एंड साथ में z भी है कुछ, एंड साथ में z भी है कुछ। तो मैंने ये माना कि जो मेरे पास यहाँ का जो हमारे पास हेड जो आ रहा है, जो यहाँ पर वेलोसिटी हमारे पास कहीं ना कहीं वेलोसिटी एंड z का जो समेशन है वो कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा इससे ज्यादा मिल रहा है एज कंपेयर टू, मैंने मान लिया 40 के अराउंड, ठीक है, एज कंपेयर टू मैंने मान लिया 40 के अराउंड, ठीक है। तो यहां पर ये समझिएगा कि जो हमारे पास ये 40, या एक काम कर लो इसे 45 ले लो, ठीक है, जिससे थोड़ा सा और वैल्यू बढ़े। तो यहां पर ये 55 का मुझे वर्क मिल रहा है, 55 का मुझे रनर पावर मिल रही है यहाँ पर। अब देखो हमने क्या किया, हमने सिर्फ और सिर्फ फ्रांसिस टरबाइन को ऊपर किया ना, हमने सिर्फ और सिर्फ फ्रांसिस टरबाइन को ऊपर किया। इस वर्डिंग को समझिएगा, हमने फ्रांसिस टरबाइन को ऊपर किया तो हमारे पास क्या मिला, जो रनर पावर है वो कम हो गई, विदाउट ड्राफ्ट ट्यूब रनर पावर कम हो गई, है ना। अब जो ड्राफ्ट ट्यूब होता है उसका मीनिंग क्या होता है उसे समझो। ड्राफ्ट ट्यूब में जनरली स्टूडेंट इसमें कंफ्यूजन में रहते हैं कि ड्राफ्ट ट्यूब लगाने से हम रनर पावर को बढ़ा रहे हैं, ड्राफ्ट ट्यूब लगाने से हम रनर पावर को बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब जितना हमें हेड मिल रहा है ना, हम उससे भी ज्यादा पावर को प्रोड्यूस कर रहे हैं ड्राफ्ट ट्यूब लगाने से, ऐसा स्टूडेंट सोचते हैं। पहले ही मैं बोल रहा हूं आपको, ऐसा आपको नहीं सोचना, मैं पहले ही बोल रहा हूं आपको, ऐसा आपको नहीं सोचना कि जितना आपको हेड मिल रहा है उससे ज्यादा पावर आपको कोई नहीं दे सकता, उससे ज्यादा पावर आपको नहीं मिल सकती। पहली चीज कि जितनी हेड पावर मिल रही है, मतलब जितना हमारे पास टोटल H1 है, जितना हमारे पास टोटल H1 है, इससे ज्यादा तो आप रनर पावर प्रोड्यूस ही नहीं कर सकते हो। पहली चीज, जनरली आप जब भी पढ़ते हो ना, ड्राफ्ट ट्यूब क्या करता है, रनर पावर को इंक्रीज करता है। वर्ड समझो, रनर पावर को इंक्रीज करता है एट दैट पोजिशन, एट दैट पोजिशन रनर पावर को इंक्रीज करता है। मेरी वर्डिंग पर ध्यान देना, बिल्कुल कहीं पर भी कोई भी गलती ना हो इसमें, ठीक है, ठीक है, ओके कृतिन जी, अभी आपके क्वेश्चन पर आता हूं मैं, ठीक है। यहां पर इस चीज को समझिएगा कि जो हमारे पास एट दिस पोजीशन जो रनर पावर थी विदाउट ड्राफ्ट ट्यूब, उतनी रनर पावर से हमें ज्यादा रनर पावर ड्राफ्ट ट्यूब प्रोवाइड कर देगी। कैसे, अब जरा फील को समझो। फील क्या है, जब मैं ड्राफ्ट ट्यूब ऐसी लगाऊंगा, कैसे, डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग क्यों, उसका रीजन मैंने आपको बार बार बोला है, उसका रीजन मैंने हमेशा बोला है आपको कि हम क्या करेंगे, ड्राफ्ट ट्यूब अगर लगानी है तो ड्राफ्ट ट्यूब कैसी हो सकती थी, ऐसी हो सकती थी, पैरेलल हो सकती थी, ड्राफ्ट ट्यूब कन्वर्जिंग हो सकती थी। बट मैंने आपको हमेशा बोला है, जब भी डेरिवेशन करवाया है H1 का, सॉरी H का, तो मैंने हमेशा बोला H1 माइनस H एग्जिट, तो H एग्जिट आपको V3 स्क्वायर बाई 2g जो मिला है, ऑब्वियस है यहां पर चाहे आप कन्वर्जिंग लेके आओ, चाहे आप ऐसे लेके आओ ड्राफ्ट ट्यूब को, चाहे आप ड्राफ्ट ट्यूब को ऐसे लेके आओ, ठीक है, यहां का जो P है वो P एटमॉस्फेयर होगा, यहां का जो Z है वो 0 होगा। तो सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वेलोसिटी के। इन चीजों को अच्छे से रिलेट करते हुए चलो, कहीं दिक्कत आएगी तो पूछते रहिएगा, है ना। तो यहां पर जो आपके पास यहाँ की जो V है वो ऑब्वियस है आपको कम रखनी पड़ेगी, जितनी आप V कम रखोगे उतना H एग्जिट कम होगा, उतना ही आपको जो हेड रनर पर मिल रहा है, मतलब रनर को जो वर्क प्रोवाइड करेगी एनर्जी, वो आपकी किसके अराउंड पहुंचेगी, H1 जो कि इनलेट पर एनर्जी है, वो उसके बराबर पहुंचेगी। फिजिकली सोचते रहो हमेशा उन वैल्यूज के साथ, ठीक है। तो यहां पर H एग्जिट की वैल्यू हमें 0 मतलब कम रखनी है, 0 तो होगी नहीं, कम रखनी है, तो V3 की वैल्यू कम रखनी है, इसीलिए डाइवर्जिंग रखा जाता है। पहले क्वेश्चन का आंसर, डाइवर्जिंग जनरली स्टूडेंट सोचते हैं क्यों रखा जाता है, तो क्यों रखने का रीजन समझ में आ रहा है कि V3 हमारे पास कम होना चाहिए क्योंकि हमारा H एग्जिट कम है। अगर आपकी मर्जी है कि कन्वर्जिंग बनाओ तो बना लो भाई, क्या फायदा, और ज्यादा लॉस कर रहे हो आप, और ज्यादा लॉस कर रहे हो, V3 की वैल्यू और ज्यादा बढ़ा रहे हो,
V2 स्क्वायर बाई 2G प्लस जेड से भी बढ़ा रहे हो, क्या फायदा लग रहा है उससे? नोजल ही लगा दो इससे अच्छा। समझ रहे हो बात? ये वाली चीज समझ में आ रही है ना? ठीक है कि हम इसीलिए यहाँ पर डाइवर्जिंग लेके चलते हैं। ठीक है, ठीक, हाँ बिल्कुल। अभी आपके मैं क्वेश्चंस अभी आप क्वेश्चंस लिखते रहिए, जहां जहां क्वेश्चन आ रहे हैं वो लिखते रहिए प्लीज। ठीक है, मैं बस इसको आउटकम आपको बता रहा हूं, उसके बाद मैं आपके क्वेश्चंस पर चलता रहूंगा। ठीक है, बट जो भी आपके क्वेश्चन माइंड में आते हैं वो जरूर आप टाइप कर दिया करो, जिससे कि वो क्वेश्चन वहां पर आपको याद रहे कि हाँ मैंने ऐसा क्वेश्चन वहां पर अराइज किया था। क्लियर? ठीक है, अब यहाँ पर दो चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि ना ही हम ड्राफ्ट ट्यूब ऐसे ले सकते हैं और ना ही हम पैरेलल एक लाइन ले सकते हैं। हमें क्या लेना होगा? एक डाइवर्जिंग, क्योंकि मुझे V3 को कम करना है। दूसरी बात अब जरा आगे चलिएगा कि मैंने फ्रांसिस टरबाइन को जब यहां रखा और ड्राफ्ट ट्यूब लगा दी तो आया क्या निष्कर्ष निकल के ये आ रहा है, ध्यान से समझो। P एटमॉस्फेयर यहां पर है, यहां पर P एटमॉस्फेयर है, यहां पर P एटमॉस्फेयर है। तो ऑब्वियस है कि अगर यहां P एटमॉस्फेयर है और यहां पर जो प्रेशर है वो यहां पर निगेटिव होगा, P एटमॉस्फेयर से कम होगा। क्यों कम हो रहा है? जो कि हमें यहां से दिख रहा है कि जैसे ही हमारे पास V3 वाला जो कॉन्सेप्ट है वो कम आया तो ऑब्वियस है कि यहां पर जो प्रेशर है वो निगेटिव है, यहां पर जो प्रेशर है वो निगेटिव है। एज ए सक्शन प्रेशर यहां पर क्रिएट हो रहा है। जब आपको यहां से साफ दिख रहा है कि ये पॉइंट एंड ये पॉइंट P एटमॉस्फेयर पर होगा तो ये हमारे लिए एज ए क्या काम करेगा? एज ए सक्शन प्रेशर काम करेगा। ये एज ए हमारे लिए सक्शन प्रेशर काम करेगा। ठीक है, अगर ये हमारे लिए सक्शन प्रेशर की तरह काम कर रहा है तो जरा आप सोचिएगा कि आपके माइंड में क्या आएगा? तुरंत आपके माइंड में मुझे पता है क्या आने वाला है कि सर वाटर तो फिर इसमें ऊपर की तरफ लिफ्ट हो जाएगा। उसका आंसर मैं अभी आपको दूंगा। अभी आप जरा उस चीज को साइड कर दो। सक्शन प्रेशर जो क्रिएट हुआ ना यहाँ पर इस ड्राफ्ट ट्यूब की वजह से, ऐसी शेप की वजह से सक्शन प्रेशर क्रिएट होगा, ये तो हमने प्रूफ कर दिया। ये तो हमने प्रूफ किया ना बिल्कुल अच्छे से कि सक्शन प्रेशर क्रिएट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास P एटमॉस्फेयर है तो ऑब्वियस है यहाँ का प्रेशर कम ही होने वाला है। ठीक है, क्योंकि यहाँ की जो वेलोसिटी है वो कम है, यहाँ की वेलोसिटी ज्यादा है तो ऑब्वियस है यहाँ का प्रेशर कम होगा। ठीक है, अब जरा थोड़ा सा ध्यान से समझना कि जो मैंने अभी कहा कि यहाँ सक्शन है, इसका मतलब वाटर को आप ऐसे ऊपर की तरफ लिफ्ट कर दो, तो अभी वो नहीं करना आपको। अभी यहाँ पर इस क्वेश्चन को साइड रखो। अभी आपको क्या करना है? अभी आपको इसके बारे में सोचना है, अभी आपको इस फिगर के बारे में सोचना है, इस फिगर के बारे में। ठीक है, जो मेरा यहां का आउटकम है उसके बारे में सोचो कि इस ड्राफ्ट ट्यूब ने क्या किया। इस ड्राफ्ट ट्यूब ने जो आपके पास हेड की वजह से एनर्जी आ रही है ना, इस जो H की बात कर रहे हैं वो हमें H को बढ़ाना है, मतलब रनर पावर जिस हेड से मिल रही है हमें वो बढ़ाना है। हम H1 नहीं बढ़ा सकते, H1 जितना है उतना रहने वाला है। हम क्या कर सकते हैं? हम यहां पर अगर ध्यान से समझो अब इस चीज को कि हम अगर यहां पर H की वैल्यू H1 माइनस में दिस है, H1 माइनस में दिस है, तो हम समझिएगा जरा इसको कि जो वर्किंग हेड है उसे H करने के लिए, वर्किंग हेड को H करने के लिए जो हमारे जो H की वैल्यू है उसकी वैल्यू 70 के अराउंड करने के लिए, उसकी वैल्यू 70 के अराउंड करने के लिए, क्योंकि जितना लॉस है वो तो 100% रहने वाला है, V3 जितनी जानी है वो तो जाएगी ही, जो यहाँ पर V2 डैश हमने माना था उतनी तो एनर्जी जाएगी ही। ठीक है, तो यहाँ पर जो 70 है उस 70 के पास पहुंचाना है 55 से हमें ड्राफ्ट ट्यूब का यूज करके 70 के पास पहुंचाना है। तो जरा इस फील को समझो कि अगर प्रेशर यहां पर P एटमॉस्फेयर था, देखिए V2 डैश वाले के हिसाब से सोचो कि यहां पर प्रेशर P एटमॉस्फेयर था। अब इसे हमने यहां से उठाया, यहां पर रखा, यहां पर भी एटमॉस्फेयर कितना था? इस पॉइंट पर P एटमॉस्फेयर, इस पॉइंट पर 2 पर अगर ड्राफ्ट ट्यूब नहीं थी तो P एटमॉस्फेयर था, है ना? तो जरा प्रेशर हेड के बारे में सोचो, जरा प्रेशर हेड के बारे में सोचो। समझ पा रहे हो इस चीज को कि यहां पर अगर मैं इस पॉइंट पर सक्शन क्रिएट कर दूं तो ज्यादा प्रेशर हेड हमें मिल रहा है ना भाई। प्रेशर हेड जो यहां पर पहले था P1 ρg के सेंस में, तो अगर मैं यहां पर एक सक्शन क्रिएट कर दूं, प्रेशर को और रिड्यूस कर दूं एटमॉस्फेयर से, अगर मैं प्रेशर को सेकंड केस में जो एटमॉस्फेयर लेके चल रहा था, सेकंड केस में जो मैं यहां पर एटमॉस्फेयर प्रेशर लेके चल रहा था, मतलब ड्राफ्ट ट्यूब को नहीं लगा रखा था, ओपन थी ये,
तो उस टाइम पर जो हमारे पास प्रेशर हेड था, ये वाला जो हमारे पास हेड के कोरस्पॉन्डिंग प्रेशर का सेंस हम लेके चल रहे थे वो कुछ था, बट यहां पर तुरंत ही हम क्या देखते हैं कि सक्शन प्रेशर जो हम क्रिएट कर रहे हैं उसकी वजह से हम हेड को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, सक्शन प्रेशर की वजह से हम हेड को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर जो हेड है इन द सेंस ऑफ टोटल हेड वो हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जो इसके ऊपर हमारे पास प्रोवाइड हो रहा है ना हेड, उसका हम प्रेशर वाला कंपोनेंट बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रेशर वाला कंपोनेंट हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारे पास यहां पर क्या आउटकम निकल के आ रहा है कि जो हमारे पास HF थर्ड केस में आएगा, HF जो थर्ड केस में आएगा उसमें क्या हुआ कि जो हमारे पास प्रेशर एनर्जी, जो हमारे पास सक्शन प्रेशर मिला, मतलब हेड की वैल्यू बढ़ रही है। हेड की वैल्यू अगर हमारे पास इनपुट जो रनर में यूज हो रहा है उसकी वैल्यू बढ़ रही है, तो एग्जिट हेड क्या हो रहा है, कम हो रहा है। एग्जिट हेड क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसीलिए हम यहां पर जो टोटल, अब इसका जो इफेक्ट हम यहां इसके सेंस में लेंगे, एग्जिट के सेंस में, वो हमारा इसीलिए V3² की वैल्यू कम आती हुई दिखती है आपको, ये बहुत ही कम आती हुई दिखती है। और उसका फील कहां से हो रहा है, ये जो आपको सक्शन हेड दिख रहा है, ये सक्शन हेड ही क्या कर रहा है, उस फ्लो को, जो पहले फ्लो हो रहा था उसी फ्लो को, ये जो इसकी टेंडेंसी है वो क्या है कि एक ज्यादा एक्स्ट्रा पावर प्रोड्यूस करने की, क्योंकि यहां पर एक सक्शन की तरह ये जो है ये इस चीज को एक्स्ट्रा पावर प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा है। जैसे हम ड्राफ्ट ट्यूब लगा रहे हैं इस वजह से, अगर हम ड्राफ्ट ट्यूब नहीं लगाते तो ये पी एटमॉस्फेयर ही होता, ये भी पी एटमॉस्फेयर होता, मतलब प्रेशर का कोई भी कंट्रीब्यूशन यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलता। उम्मीद है अब यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट था मेरा, तो 100 माइनस इसे मान लीजिए 60, ठीक है, यहाँ पर इसका जो लॉस है वो मान लीजिए 30 था, तो ये हो गया 35 के अराउंड, तो ये अराउंड आंसर आ गया 65, ठीक है, ऐसा कुछ। ठीक, तो ये हमारे लिए S थर्ड इस तरह से आएगा। ठीक है, मैक्सिमम कितना हो सकता है इसकी वैल्यू, मैक्सिमम कितनी हो सकती है 30, ये मिनिमम 30 हो सकती है, मैक्सिमम इसकी वैल्यू हो जाती है 70। ठीक है, ठीक है, बट हमारे लिए हम यहाँ पर ये यूज क्यों नहीं करते फ्रांसिस टर्बाइन, मेंटेनेंस प्रॉब्लम होती है, एक हाइट पर रखना होता है, इसीलिए ड्राफ्ट ट्यूब यूज की जाती है, इसीलिए ड्राफ्ट ट्यूब यूज की जाती है। ड्राफ्ट ट्यूब क्यों यूज की जाती है, रनर पावर के हेड को बढ़ाने के लिए, समझिएगा इस चीज को, रनर पावर के हेड को बढ़ाने के लिए इस पोजीशन पर रनर पावर का हेड क्या हो चुका था, कम हो चुका था, 55 हो चुका था, उसको बढ़ाने के लिए, कहां तक बढ़ाने के लिए, मैक्सिमम जो हमारे पास हेड हमें मिल सकता था उसके हिसाब से। ठीक है, ऐसा नहीं है कि रनर पावर को हमने बढ़ाना है तो हमारे पास जितना हेड है उससे हम हेड को एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे, उस हेड से हम हेड को एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे, मतलब 100 की जगह हमें कितना मिल जाएगा, अगर यहाँ पर ये हेड आपके पास 100 जूल एनर्जी का लेके बैठा हुआ है तो आपको 120 का रनर पावर मिल जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। आपको 120 का रनर पावर मिल जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। पता लगा आप इस वर्डिंग से ऐसे चले जाएं कि ड्राफ्ट ट्यूब जो होती है वो रनर पावर को बढ़ाती है, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, जितनी बड़ी ड्राफ्ट ट्यूब लगाएंगे उतनी ज्यादा रनर पावर हो जाएगी, मतलब 100 से भी हमें एक्स्ट्रा जो हेड है वो मिलने वाला होगा, नहीं, इस चीज को याद रखिएगा, नहीं। ठीक है, उम्मीद है अब ये चीज क्लियर होगी, जल्दी से मुझे आंसर बताइए यहां तक क्लियर हुआ या नहीं, उसके बाद हम क्वेश्चन पर चलते हैं। गुप्ता जी आपके क्वेश्चन है सर कंप्लीटली डिस्चार्ज का यूज नहीं कर पाएंगे शायद सर। ठीक है, देखिए कंप्लीटली डिस्चार्ज से जो हमारा सेंस है वो हम कैलकुलेशन में मैथमेटिकली तो क्यू को ही यूज करते हैं, मेन फैक्टर जाता है हमारा वेलोसिटी का। ठीक है, जो हमारे पास वेलोसिटी हेड होता है हम उसकी बात कर रहे होते हैं। ठीक है, जो क्यू वाला कॉन्सेप्ट है कीर्तन जी वो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि हमारे पास जो क्यू होता है, क्यू का हमारे पास फंक्शन स्टार्टिंग में ही हम एक कांस्टेंट क्यू को मानते हैं, एक कांस्टेंट क्यू को मानते हैं, उसके बाद क्या करते हैं उस एरिया को डिक्रीज करते हुए हमें वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लेके चलना होता है, बट हमारा जो एम डॉट इन होता है वो एम डॉट आउट होता है। ठीक है, मतलब हमारा टोटल जो हमारे पास डिस्चार्ज होता है वो तो हम सेम ही मानते हैं, जो यहां से हमारा आ रहा है और यहां से हमारा जा रहा है। ठीक है, डिस्चार्ज तो हमारा सेम ही रहने वाला है। ठीक है, बट वहां पर वो किस वेलोसिटी से जा रहा है, किस सेंस में जा रहा है, वो चीजें हमारी मैटर करती है, तो वेलोसिटी मैटर करती है, वेलोसिटी मैटर करती है। ठीक है, लवी जी ड्राफ्ट ट्यूब लगा के हमने रनर पावर डिक्रीज करके क्या बेनिफिट हुआ। ठीक है लवी जी, उम्मीद है कि आपको जब मैंने आउटकम पूरा बता दिया तो शायद आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका होगा। जल्दी से बताइए लवी जी, जल्दी से बताइए, अब आपको क्लियर है आपका क्वेश्चन। मैंने आपको अब कंप्लीटली बता दिया है कि हमने ड्राफ्ट ट्यूब का यूज क्यों किया है, रनर पावर के सेंस में किस तरह से कर रहे हैं। एक पोजीशन पर रनर पावर को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, एक पोजीशन पर जब हमने जेड को ऊपर किया तो हमने रनर पावर को बढ़ाने की कोशिश की। ठीक है, हाँ, कि ड्राफ्ट ट्यूब का बेनिफिट क्या है, लेकिन अब डाउट ये रह गया है कि P2 लेस देन P3 तो वाटर, हाँ ये अभी मैं लेके चल रहा हूँ लवी जी, अभी मैं ये लेके चल रहा हूँ। क्लियर, ठीक है, अभी मैंने आपको यहाँ तक ये वाली कंडीशन बताई है। ठीक है, अभी इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलिए पहले यहाँ तक ये कंप्लीट कीजिए, ये चीज समझ में आ गई, क्लियर है। ठीक है, अब थोड़ा आगे चलते हैं। ठीक है,
यहाँ पर हमारे पास जो आउटकम है वो आपके नोट्स में होने चाहिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट आउटकम है यहाँ पर P2Y rho g, ठीक है। देखिएगा एक चीज अच्छे से समझिएगा, यहाँ पर जो हमारे पास प्रेशर है, मान लीजिए हमारे पास ये P एटमॉस्फेयर है, तो ऑब्वियस है ये भी हमारे पास P एटमॉस्फेयर होगा। आपको क्या दिखेगा, आपको क्या दिखता है कि देखो आपने क्या किया लवी जी, या मैं सभी को बोल रहा हूं क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ये कॉन्सेप्ट भी पूरा बताना है आपको कि किस तरह से यहाँ पर पे जो है वो लिफ्ट नहीं होगा आगे, ठीक है। उस चीज को जरा समझिएगा कि यहाँ पर हमारे पास सक्शन प्रेशर है, बात ठीक है, बट एक बात आप सिंपल से सोचिएगा, अगर मैं यहाँ पर एरिया सेम लेके चलूं, अगर यहाँ का एक ड्राफ्ट ट्यूब ऐसे लेके चला मैं कि एरिया सेम है, एरिया सेम है ना, एरिया सेम, अगर मैं बिल्कुल एरिया को सेम रख के चल रहा हूं, एरिया सेम, और यहाँ पर मान लीजिए डिस्चार्ज ऑब्वियस हम यहाँ पर कांस्टेंट रख के चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि एरिया अगर सेम है तो हमारे पास जो प्रेशर है, मान लीजिए इसको हमने माना है यहाँ पर P एटमॉस्फेयर, है ना, इस पॉइंट पर, और इस पॉइंट पर मैंने क्या माना है, एक निगेटिव प्रेशर, इस पॉइंट पर क्या माना है, नेगेटिव प्रेशर। जरा इस चीज को समझिएगा अच्छे से सभी, ठीक है। ये मैंने क्या माना है, नेगेटिव प्रेशर जो कि यहाँ पर क्रिएट हुआ, ठीक है। भाई क्रिएट ही तो मुझे नेगेटिव करना है ना, मैं पहले उस चीज को लेके चल रहा हूँ कि कैसे आप लिफ्टिंग को सोचते हो, ठीक है। मैंने यहाँ नेगेटिव माना, यहाँ पर क्या है P एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो अगर P एटमॉस्फेयर ये, P नेगेटिव ये, अगर एरिया सेम होता, डिस्चार्ज क्या करना है सेम, डिस्चार्ज क्या रखना है सेम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा A1 V1 इक्वल टू A2 V2। सो यहाँ की जो वेलोसिटी है इस पॉइंट की V1, वो यहाँ की वेलोसिटी भी हो जाएगी V2, V1 V2, या चलो इसे 2-3 के हिसाब से लेके चलो, अभी तक 2-3 लेके चले, ठीक है। तो 2-3 के हिसाब से लेके चलो, तो यहाँ की जो V2 है एंड V3 है, तो वेलोसिटी क्या हो गई सेम। अगर वेलोसिटी सेम है तो आप वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या बोलते हो, जल्दी से बताइए, आप वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या बोलते हो। पाइप फ्लो की बात करो, पाइप फ्लो में आप यही चीजें तो देखते हो ना, अगर मैं यहाँ पर प्रेशर को इस साइड एक्स्ट्रा लेके चल रहा हूँ, ठीक है, प्रेशर को इस साइड में एक्स्ट्रा लेके चल रहा हूँ, प्रेशर यहाँ पर प्रेशर एनर्जी की फॉर्म में ज्यादा प्रेशर है, तो आप यहाँ पर क्या कहोगे कि जो हमारे पास वाटर है वो इस साइड से इस साइड में जा रहा होगा, प्रेशर एनर्जी यहाँ पर रिड्यूस हो रही है, और एक पर्टिकुलर जेड के हिसाब से, ठीक है, एक पर्टिकुलर जेड के हिसाब से, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर एक इक्वेशन लगा के चलता हूँ, एक इक्वेशन लगा के चलता हूँ कि यहाँ पर P एटमॉस्फेयर, ठीक है, प्लस V3 स्क्वायर Y2G इक्वल टू यहाँ की क्या हो जाएगी P2 डिवाइडेड बाई रो जी, ठीक है, P2 डिवाइडेड बाई रो जी प्लस V2 स्क्वायर Y2G एंड प्लस में Z, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज समझिएगा कि हमने P एटमॉस्फेयर तो ये लिया हुआ है ना, ठीक है, और यहाँ पर जो V3 है वो V2 के बराबर आ गई, तो ये चीजें कैंसिल हो गई, ठीक है। तो हमारे पास जो, ध्यान से समझिएगा, हमारे पास जो पोटेंशियल में कन्वर्जन हुआ, वेलोसिटी जो हमारे पास दिखती है, कभी भी आप वेलोसिटी को कैसे बोलते हो, अगर जेड सेम है तो ध्यान से समझो, अगर हमारे पास जेड सेम है तो हम कैसे बोलते हैं वेलोसिटी इस साइड से इस साइड जा रही है, ये मेरे पास जेड सेम हो गया, तो वेलोसिटी कैसे इस साइड से इस साइड जाती है, जब यहाँ का P1 बड़ा हो यहाँ के P2 से, P1 बड़ा हो P2 से, और हमारे पास यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी दोनों की सेम है, वेलोसिटी V1 बराबर है V2, तो आप किधर की डायरेक्शन से बोलते हैं कि जिधर प्रेशर ज्यादा उधर से आप इधर की ओर इनलेट करवा रहे होते हो वाटर को। बिल्कुल, यस और नो, जल्दी से बताइए। ये वाली चीज समझ में आ रही है तो जल्दी से बताइए कि जो हमारे पास प्रेशर यहाँ पर ज्यादा यहाँ पर कम, तो हमने क्या किया कि अगर एरिया सेम होता तो वेलोसिटी हम ऐसे मानते कि वाटर जो है लिफ्ट अप होता, तो हम ऐसे मानते कि वाटर लिफ्ट अप होता, ठीक है। बट हमने क्या किया, हमने एरिया को चेंज किया, हमने एरिया को चेंज किया, तब यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर एरिया चेंज होते ही यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट आया उसकी वैल्यू देखिएगा, यहाँ पर V2 ज्यादा है, यहाँ पर V2 ज्यादा है जबकि यहाँ पर V3 कम है, तो कौन सी चीज डोमिनेट कर रही है यहाँ पर, ऑटोमेटिकली V2 डोमिनेट करेगा क्योंकि V2 की एनर्जी काफी है, ठीक है, एज कंपेयर टू हमारे 10.3 के एटमॉस्फेरिक हेड से हमारे पास V2 की एनर्जी काफी है, तो यहाँ पर V2 डोमिनेट करेगा एज कंपेयर टू P3, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो V2 वाला डिस्चार्ज है जो कि ऊपर की तरफ से डिस्चार्ज आ रहा है, ठीक है, उसको रोकने के लिए आपको P3 बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा। जरा इस चीज को समझो,
ठीक है, इस चीज को समझो आप जरा कि अगर आप यहाँ पर वाटर को रोक रहे हो, मतलब वाटर को रोकने के लिए ही तो आप लिफ्ट करोगे, तो जरा सोचो कि डिस्चार्ज क्या हो रहा है। डिस्चार्ज तो क्यू सेम है भाई, क्यू तो हम हर जगह सेम मान के चलेंगे। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी आ रही है वो ज्यादा आ रही है, तो वेलोसिटी का जो फंक्शन है वो कहीं ना कहीं आपके प्रेशर के जो लिफ्टमेंट है उस चीज को रिड्यूस कर रहा है, उस चीज को रिड्यूस कर रहा है अगर आप एरिया को डाइवर्जिंग बना के चल रहे हैं। ठीक है, अब उम्मीद है शायद अब क्लियर हो गया है। वेरी गुड लवी जी, अब क्लियर हो गया ना। ठीक है, कोई भी अब किसी तरह का डाउट है तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, हमेशा हमेशा माइंड में ये रखना है, सक्शन का मतलब है प्रेशर हेड, सॉरी ये नेट हेड को, नेट हेड जो कि प्रोड्यूसिंग करता है पावर, नेट हेड जो कि प्रोड्यूस कर रहा है पावर इन द रनर, उसे बढ़ाने का काम करना होता है इस सक्शन हेड की वजह से। इस सक्शन हेड की वजह से हमें नेट हेड जो कि प्रोड्यूस कर रहा है पावर, मैं हमेशा नेट हेड प्रोड्यूस कर रहा है पावर से क्या सेंस होता है, एच का, है ना, जो एच मैंने लेके चला है, H1 नहीं, H1 होता है नेट हेड जो कि है इनलेट पर, नेट हेड जो कि है इनलेट पर। इसमें कंफ्यूज मत होना, बार बार इस चीज को रिवाइज करना, आपको अच्छे समझ में आएगा। और ये हेड समझने आना बहुत जरूरी है, तभी आप पंप वगैरह को भी अच्छे से समझोगे। ठीक है, हेड समझ में आना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो उम्मीद है अब यहां तक ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब बताइए आगे फाइनल बताइए, क्लियर है सब कुछ जल्दी से। ओके ठीक, अब हम चलते हैं आगे, इफिशिएंसी ऑफ द ड्राफ्ट ट्यूब। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आगे इसके टॉपिक के ऊपर चलते हैं, इफिशिएंसी ऑफ द ड्राफ्ट ट्यूब। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, इफिशिएंसी ऑफ द ड्राफ्ट ट्यूब। ये छोटा सा हेडिंग डालिएगा, इफिशिएंसी ऑफ द ड्राफ्ट ट्यूब। ठीक, तो ईटा ड्राफ्ट ट्यूब क्या हो जाती है, rise in pressure head of the draft tube divided by inlet velocity head at the draft tube। तो राइज इन प्रेशर हेड कितना हो रहा है भाई, यहां पर इसे हमने 3 माना है। ठीक है, तो P3, भले से ये P एटमोस्फेयर के बराबर है, बट मैं यहां पर अभी P3 लेके चल रहा हूं। P3 वाई रोजी माइनस प्रेशर हेड की बात हो रही ना, सिंपल, और कोई हेड नहीं, P3 वाई रोजी माइनस P2 वाई रोजी। ये हो गया मेरा राइज इन प्रेशर हेड, दिख रहा है ना, राइज इन प्रेशर हेड हो रहा है ड्राफ्ट ट्यूब के अंदर, डिवाइडेड बाई इनलेट वेलोसिटी हेड एट द ड्राफ्ट ट्यूब। ठीक है, ठीक है, यहां पर इनलेट वेलोसिटी हेड कितना है, V2 स्क्वायर बाई 2G। ये मेरा होता है ईटा ड्राफ्ट ट्यूब। ठीक है, ये होता है मेरा ईटा ड्राफ्ट ट्यूब। अब ईटा ड्राफ्ट ट्यूब की जो इक्वेशन थी उसे जरा याद करो, सॉरी जो ड्राफ्ट ट्यूब की हमने इक्वेशन बनाई थी उसे याद करो, क्या थी वो, P2 वाई रोजी, यहाँ पर P2 वाई रोजी प्लस V2 स्क्वायर वाई 2G प्लस Z इक्वल टू P3 वाई रोजी प्लस V3 स्क्वायर वाई 2G प्लस 0 इक्वल, HF को अभी हटा लेते हैं। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा हमारे पास, ये जो आपके पास देखिए P3 वाई रोजी माइनस P2 वाई रोजी, P3 वाई रोजी माइनस P2 वाई रोजी, ये हमारे पास क्या हो जाएगा कि V2 स्क्वायर वाई 2G माइनस V3 स्क्वायर वाई 2G प्लस Z। इसका मतलब V2 स्क्वायर माइनस V3 स्क्वायर वाई 2G प्लस Z, है ना। ये हमेशा याद रखिएगा, इसी के बराबर इसे लिखिएगा कि जो हमारा वेलोसिटी में जो चेंज था V2 स्क्वायर वाई माइनस V3 स्क्वायर वाई 2G प्लस Z अपॉन में V2 स्क्वायर वाई 2G। ये फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा, किस तरह से बनता है। अगर आपको ये याद नहीं है तो इसकी डेफिनेशन याद रखो, ये तुरंत डिराइव करो, यहां से इसे इसमें पुट कर दो। ठीक है, यहां से इसे इसमें पुट कर दो। क्लियर, ठीक है, ठीक, यहां तक ये क्लियर हुआ। ठीक है,
ठीक, ये नोट डाउन हो गया होगा, मैं ये चीजें हटा रहा हूं यहां से। अब उम्मीद है ड्राफ्ट ट्यूब का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, कोई भी किसी भी तरह का डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिएगा। ठीक है, कोई भी किसी भी तरह का डाउट है तो पूछ लीजिएगा। कहीं पर भी आपको ड्राफ्ट ट्यूब में या फ्रांसिस टरबाइन के हेड्स में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बाकी मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा इन पर, तो अच्छे से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा वो। ठीक है, अभी देखिएगा यहाँ पर अगर मैं इस इक्वेशन में HF को लेके चलता, इस इक्वेशन में अगर मैं HF को लेके चलता तो यहाँ HF आता। ठीक है, तो P3 माइनस P2 y रो जी, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इधर जाके हमारे पास ये प्रेशर राइज है वो कहीं ना कहीं HF के वैल्यू के हिसाब से आएगा। देखिएगा यहाँ पर P3y रो जी, तो ये HF जाएगा इस साइड। ठीक है, हाँ ठीक है, यहाँ पर ये HF जाएगा इस साइड। ठीक, तो ये हो जाएगा माइनस HF। ठीक, तो अब जरा इस चीज को समझिएगा यहाँ से कि जो हमारे पास प्रेशर राइज हो रहा है वो कहीं ना कहीं जो हेड लॉस हो रहा है, मैकेनिकल एनर्जी लॉस है, उस चीज पर भी डिपेंड कर रहा है। देखिए यहाँ पर जो हमारे पास हेड लॉस होता है वो ऑलवेज ही हमारे लिए बेकार होता है, ऑलवेज हमारे लिए यहाँ पर ये प्लस होता है आउटकम में। तो ये जो हेड लॉस है वो कहीं ना कहीं इंटरमोलिकुलर एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब वो एक तरह से हमारे लिए वेस्ट चीज है। इस चीज को समझो कि HF यहाँ पर जीरो ही होने की हमें कंडीशन को लेके चलना होता है कि HF हमारा बस जीरो रहे। ठीक है, ये माइनस और प्लस का सेंस आप मत कंफ्यूज होना यहाँ से, माइनस प्लस के सेंस में आप मत कंफ्यूज होना यहाँ से। यहाँ पर जो हमारे पास P2y रो जी का जो कॉन्सेप्ट लिया है हमने, तो वो इनलेट है P2y रो जी एंड आउटलेट है P3y रो जी। ठीक है, तो पता लगा आपने यहाँ पर माइनस HF से कंफ्यूजन में आ गए, नहीं, इस तरह से चीजों को नहीं करना। यहाँ पर HF का जो फिजिकल मीनिंग होता है उसको समझो। फिजिकल मीनिंग होता है यहाँ पर HF का कि इंटरमोलिकुलर एनर्जी लॉसेस हो रहे हैं, इंटरमोलिकुलर एनर्जी बढ़ रही है। कैसे कैसे, मैकेनिकल लॉस करके, मैकेनिकल या फ्रिक्शन लॉस करके इंटरमोलिकुलर एनर्जी बढ़ रही है। तो ये मेरी कोई लॉस ऐसे वाले नहीं है कि जो हमारा वेस्ट जा रही है। एनर्जी का वेस्ट फॉर्म होना क्या होता है, H एग्जिट। H एग्जिट को हम एनर्जी का वेस्ट होना बोलते हैं कि उसको हम यूटिलाइज कर सकते थे। बट HF में जो हमारे पास लॉस हो रहा है ना, वो हमारा कहीं ना कहीं उस पाथ के अंदर ही हो रहा है, फ्रिक्शन लॉसेस। तो उसको तो हम कोशिश यही करते हैं हमेशा कि वो चीज हमारी हमेशा जीरो के सेंस में रहे। ठीक है, HF जो है हमारा वो जीरो के सेंस में रहे। तो आपको ये भी याद होगा, ठीक है, आपको ये भी याद होगा यहाँ पर HF को अगर हमें जीरो के सेंस में लेके चलना है तो यहाँ पर एक होते हैं माइनर लॉसेस, एक होते हैं मेजर लॉसेस। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ माइनर लॉसेस भी अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं, जैसे कि हमारी एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट। ठीक है, तो यहाँ पर सोचिएगा एक कंडीशन ये भी तो है ना ड्राफ्ट ट्यूब में, है ना, थोड़ा सा आप FM को याद करो। ठीक है, उसमें आपने एक चीज ये देखी थी कि अगर एक डाइवर्ज प्रेशर ग्रेडियंट है, मतलब हमारे पास यहां से फ्लो हो रहा है इधर की डायरेक्शन में, यहां से फ्लो हो रहा है इधर की डायरेक्शन में, तो आपको पता होगा कि हम एक पर्टिकुलर एंगल से ज्यादा एंगल को नहीं लेके चल सकते यहाँ पर। नहीं तो क्या होगा कि यहाँ पर फ्लो सेपरेशन हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, फ्लो सेपरेशन हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये चीज याद आ रही होंगी, फ्लो सेपरेशन हो जाएगा FM से। फ्लो सेपरेशन को मैं छोटा सा इमेजिन करवा देता हूं आपको, जिससे कि आपको अगर FM का वो चीज याद भी ना हो तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझ में आ जाए। क्या कि अगर मैं यहाँ पर प्रेशर को कम मानता हूं तो मेरे पास होती है dP/dx, ये होती है मेरी प्रेशर ग्रेडियंट। तो यहाँ पर अगर मैं x डायरेक्शन ऐसे माना, x डायरेक्शन को यहाँ ऐसे माना, ठीक है, इस डायरेक्शन में, तो मेरे पास जो dP/dx है अगर वो ग्रेटर देन 0 आती है तो इसे हम बोलते हैं एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट, एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट। ठीक है, एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट। ठीक, ऐसा क्या होता है इसमें, उस चीज को समझो। अगर मैं आपसे ऐसे कहूं, पहले आप उस चीज को समझो जिसके आप आदी होते हो, मतलब जिस चीज को आप सोचते हो कि हाँ यार यहां से तो फ्लो सेपरेशन होगा ही नहीं, तो आप पहले उस चीज को समझो। क्या, ये देखिएगा, अगर मैंने ऐसे एक नोजल टाइप से फिगर बनाया, ठीक है, एक कन्वर्जिंग फिगर बनाया, तो कन्वर्जिंग फिगर में आपको दिख रहा है कि अगर मैं x डायरेक्शन ये मान के चल रहा हूं, ठीक है, यहां पर इसे y मान लो, ठीक है, y डायरेक्शन के हिसाब से, यहां पर मैं इसे x डायरेक्शन ऐसे मान के चल रहा हूं, तो इसमें क्या होगा, प्रेशर आपको पता है यहां का प्रेशर ज्यादा होगा, P1 ज्यादा होगा, P2 यहां कम होगा, P3 यहां कम होगा, आपको पता है यहां से
कन्वर्जिंग है तो इतना तो पता है ना, आपको याद होगा P1 इज ग्रेटर देन P2 इज ग्रेटर देन P3, जबकि वेलोसिटी बढ़ रही है। तो मैं अभी du अपॉन dy के बारे में नहीं बता रहा आपको, मुझे बस प्रेशर ग्रेडियंट से मतलब है अभी, तो मैं उससे बता रहा हूँ अभी, ठीक है। बहुत ज्यादा मैं बाउंड्री लेयर कॉन्सेप्ट पर नहीं जा रहा आपको लेके, ठीक है, एक सिंपल फिजिकल मीनिंग बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो आपके पास P1 है तो dp का मतलब क्या होगा कि dx जितना ये चला, dx जितना ये चला और dp जितना ये चेंज हुआ। तो अगर मैं आपसे कहता हूं dp मतलब p2 माइनस p1 अपॉन dx मतलब जितना ये x डिस्टेंस चल लिया, ठीक है, आगे की तरफ चल रहे हैं, तो यहां से आपको दिख रहा है p2 कम है p1 से, इसका मतलब ये निगेटिव आएगा, ये टर्मिनोलॉजी निगेटिव आएगी। dp अपॉन dx जब हम ऐसे चलेंगे, dp अपॉन dx हमें निगेटिव मिल रहा है, इसे हम बोलते हैं फेवरेबल, इसे हम बोलते हैं फेवरेबल प्रेशर ग्रेडियंट, इसे हम बोलते हैं फेवरेबल प्रेशर ग्रेडियंट, क्योंकि आपको दिख रहा है। फेवरेबल आप क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आपको दिख रहा है कि इधर से प्रेशर कम है, सॉरी ज्यादा है, इधर प्रेशर कम है, तो ये हमें इजीली आगे की तरफ लेके जा रहा है। अब जरा मॉलिक्यूल्स की कहानी सोचिएगा कि जो यहाँ के मॉलिक्यूल्स हैं वो ऑब्वियसली आगे जाना चाह रहे हैं ना, है ना, तो उनके लिए क्या मिल रहा है? आगे जाना चाह रहे हैं। मैं बहुत ही सिंपल वर्ड में समझाना चाह रहा हूँ, ये मॉलिक्यूल आगे जाना चाहेगा, ये मॉलिक्यूल आगे जाना चाहेगा, किसकी वजह से? जो ये बैक वाले होंगे प्रेशर एनर्जी लगा रहे होंगे, जो ये बैक वाले प्रेशर एनर्जी लगा रहे होंगे अगली वाली पर। प्रेशर एनर्जी अगर याद नहीं है तो प्लीज वीडियो फर्स्ट देखो, ठीक है, मैंने जो फर्स्ट वीडियो बताई थी उसमें प्रेशर एनर्जी को अच्छे से बताया था, ठीक है। तो प्रेशर एनर्जी बैक वाले आगे वाले पर लगा रहे हैं, तो ये बॉडी जो है वो आगे जाना चाह रही है, ये पॉइंट जो है, सॉरी ये वाटर पार्टिकल आगे जाना चाह रहे हैं। वाटर पार्टिकल को जो आगे की सॉलिड पार्टिकल है वो कैसे दिख रहे हैं? वाटर पार्टिकल जो आगे जाना चाह रहे थे वहां सॉलिड पार्टिकल आ गया, तो उसने उसे एक पाथ दिया, ठीक है, कि आगे भाई ऐसे मैं आगे नहीं जाने दूंगा, तो यहां से जाओ, ठीक है। तो अब ये मैं बहुत ही सिंपल वे में लेके जाना चाह रहा हूं इसे। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पर आपको कन्वर्जिंग सेक्शन है, मतलब सॉलिड पार्टिकल कहीं ना कहीं पाथ दे रहे हैं, और वो जो आगे जाना चाह रहे थे वो अब ऐसे जाना चाह रहे हैं, ठीक है। जहां जहां उन्हें रास्ते मिल रहे हैं वो उसी हिसाब से जा रहे हैं। मैं बाउंड्री लेयर के कॉन्सेप्ट पर आपको नहीं लेके जा रहा अभी, ठीक है। बहुत ही ये कॉम्प्लिकेटेड फिनोमेना होती है, बट मैं बहुत ही सिंपल वे में लेके जाना चाह रहा हूँ, एक सिंपल वे में लेके जाना चाह रहा हूँ कि यार ये चीज आगे जाना चाह रही थी, इसने पाथ दिया ऐसा, तो ये ऑब्वियसली इधर की ओर भागेगी ना, ऐसे जाएगी ना अब ये, है ना। तो सारे पॉइंट्स इसी तरह से ऐसे जा रहे होंगे, है ना, कन्वर्ज होते हुए ऐसे जा रहे होंगे आगे की तरफ, और ये बिल्कुल भी सेपरेट नहीं हो रहे होंगे। मेरा मतलब यहाँ पर समझाने का यही है कि ये बिल्कुल भी सेपरेट नहीं हो रहे होंगे इसकी सॉलिड बॉडी से, इस कन्वर्जिंग पाइप की सॉलिड बॉडी से सेपरेट नहीं हो रहे होंगे। उम्मीद है आपको अब यहाँ से ये चीज समझ में आ रही होगी फिजिकली, है ना। अब लेके चलो जरा इस वाले पार्ट को, ठीक है। चाहे तो यहाँ पर इसे हॉरिजॉन्टल भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पहले हॉरिजॉन्टल से समझ लो क्योंकि आपने हॉरिजॉन्टल से ही देखा इस चीज को। तो हॉरिजॉन्टल से लेके चलो, यहाँ पर P जो है 1 एंड P जो है 3 एंड P जो है 2, जरा आप सोचिएगा यहाँ का प्रेशर क्या होगा? यहाँ का प्रेशर कम होगा, यहाँ कम, यहाँ ज्यादा। तो जरा सोचिएगा कि ये जो आपके पार्टिकल्स हैं, जो यहाँ पर पार्टिकल होंगे, है ना, और जो यहाँ पर पार्टिकल होंगे, ठीक है। अब कहां से मोशन कैसे हो रहा है? नेट मोशन कैसा है? नेट मोशन पर हमेशा ध्यान रखो, नेट मोशन कैसा है? नेट मोशन है ऐसा, ठीक है, नेट मोशन है ऐसा, है ना। इसीलिए मैं बाउंड्री लेयर के कॉन्सेप्ट पर नहीं लेके जा रहा। बाउंड्री लेयर में तो बहुत सारी चीजें आएंगी अभी, बट मैं आपको सिंपल वर्डिंग में बता रहा हूं सेपरेशन का मतलब क्या होता है। तो ये जो आपके पास है, ये जो एटम है वो प्रेशर की वजह से तो इधर की ओर फोर्स लगाएंगे, ठीक है, बट यहां का प्रेशर ज्यादा। अब इसमें जरा देखो ग्रेडियंट क्या है, dp अपॉन dx, P2 बड़ा है P1 से, ठीक है, dx, इसे हम बोलते हैं पॉजिटिव, मतलब एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट। क्यों एडवर्स? क्यों? क्योंकि अब जो हो रहा है, ध्यान से समझना इस चीज को, अब जो हो रहा है, मैं यहां और यहां पॉइंट दिखा रहा हूं बड़े से, जिससे कि आपको थोड़ा समझ में आ जाए, है ना। ये यहां पर ऐसे एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब क्या है कि ये वाले पॉइंट का जो टेंडेंसी होगी वो इन पर प्रेशर लगाने की ऐसे होगी, इन पर प्रेशर लगाने की टेंडेंसी ऐसे आ रही होगी, है ना। मतलब ये ज्यादा प्रेशर वाले हैं, ये कम प्रेशर वाले हैं, तो प्रेशर एनर्जी जो है वो इधर वाले पार्ट पर ज्यादा होगी ना एज कंपेयर टू दिस। बट टोटल मोशन क्या है? टोटल मोशन है इसका इधर की तरफ। तो जरा सोचो कि ये जो पार्ट है ये जाना चाह रहा होगा स्ट्रेट लाइन में ऐसे, बट इसे जो ये वाला पार्टिकल है वो क्या करना चाहेगा? इसे रोकना चाहेगा। इसका मतलब यहां पर क्या होता है? फ्लो सेपरेशन हो जाता है, क्योंकि इस पर कोई भी, इस वाटर पार्टिकल पर कोई भी ऐसा फोर्स नहीं लग रहा जो कि इस चीज को, जो कि इस वाले वाटर पार्टिकल को इस सॉलिड बॉडी के सहारे सहारे जाने दे। समझे जरा इस चीज को, इस सॉलिड बॉडी के सहारे सहारे जाने दे, ऐसा फोर्स नहीं लग रहा। ये तो उससे और दूर हटाने की कोशिश कर रहा है जो ये वाला पार्टिकल है। ध्यान से समझो, ये जो पार्टिकल है आपके पास,
ये जो नेक्स्ट वाला पार्टिकल है, ये वाला पार्टिकल इस पार्टिकल को क्या इधर की ओर लेके जाने की कोशिश कर रहा है कि नहीं भाई तू सॉलिड पार्टिकल के साथ साथ जा, नहीं, वो इस चीज को और ज्यादा अपने आप को रिपोज करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि इसका प्रेशर ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस वन। ठीक है, तो वो रिपोज करने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब यहां पर क्या होगा, फ्लो सेपरेशन। इसका मतलब यहां पर क्या होगा, फ्लो सेपरेशन। तो फ्लो सेपरेशन कुछ आपको यहां पर ऐसा दिखेगा। ठीक है, यहां पर कुछ एडीज बनती हैं, वो एडीज वेडीज की मैं कहानी आपको नहीं लेके जा रहा। ठीक है, वो सारी हमारी एफएम की होती है या बाउंड्री लेयर सेपरेशन की बात कर रहे होते हैं, वो सारी कहानी मैं नहीं लेके जा रहा। बस आपको मैं ये बताना चाह रहा हूं यहां पर कि ये जो आपके पास यहां पर वाटर आ रहा है, वाटर में अगर ये डाइवर्जिंग एंगल हम बहुत ज्यादा कर दें, अगर हम ये डाइवर्जिंग एंगल बहुत ज्यादा कर दें तो हमारे पास फ्लो कैसा होगा, सेपरेट। फ्लो सेपरेट हो जाएगा इससे। देख रहे हैं ये वाला जो गैप आ रहा है, ये फ्लो सेपरेशन का गैप है। ठीक है, तो उससे जो हमारी कैलकुलेशन है, जिसे हम बोल देते हैं यहाँ पर Q इक्वल टू A1V1 बराबर Q इक्वल टू A2V2। अब बताओ क्या मैं लगा सकता हूं इसमें, यस और नो, जल्दी से आंसर बताओ। क्या मैं इसमें लगा सकता हूं डायरेक्टली अगर ये फ्लो सेपरेबल है तो? अगर ये फ्लो सेपरेबल है तो लॉसेस हो गए ना। फिर अगर फ्लो सेपरेबल है तो लॉसेस हो गए, सारी चीजें गड़बड़ हो रही हैं। एनर्जी इक्वेशन क्या मैं डायरेक्टली विदाउट HF लगा सकता हूं? नहीं ना, HF आएगा। HF कौन से वाले होंगे, जो हमारे पास यहाँ पर जो हमारे पास एडी लॉसेस होंगे। ठीक है, जल्दी से मुझे आंसर दीजिए, जल्दी से मुझे आंसर दीजिए। ठीक है, तो ये जो आपके पास है, ये जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर बन के आ रहा है, फाइनली हमें ये दिखा रहा है कि ये जो एंगल है ना, ये एक रेंज से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो इसका जो रेंज होता है वो अराउंड होता है 4 डिग्री, अराउंड होता है 4 डिग्री। ठीक है, अराउंड होता है 4 डिग्री। वेरी गुड कीर्तन जी, गुड। ठीक है, अराउंड 4 डिग्री हम इसका डाइवर्जिंग एंगल लेके चलते हैं। इसे हम बोल देते हैं सिंपल ड्राफ्ट ट्यूब या कोनिकल ड्राफ्ट ट्यूब। ठीक है, सिंपल कोनिकल ड्राफ्ट ट्यूब। ठीक है, ये मैंने फ्लो सेपरेशन की बात भी बता दी आपको, साथ ही एक टाइप भी बता दिया। तो यहां पर आप फ्लो सेपरेशन में चाहे तो इस चीज को याद रख सकते हैं। ठीक है, मैंने बहुत सिंपल वर्डिंग में बताने की कोशिश की है फ्लो सेपरेशन क्या होता है फिजिकली। ठीक है, मैंने बाउंड्री लेयर वगैरह को बहुत ज्यादा नहीं समझाया, यहाँ पर जरूरत भी नहीं थी मुझे बहुत ज्यादा लेके चलने की। ठीक है, साथ ही अब बात कर रहे हैं हम टाइप्स ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब, है ना। ड्राफ्ट ट्यूब के टाइप्स, एक तो हो गया ये वाला। ठीक है, एक होता है सिंपल एल्बो ड्राफ्ट ट्यूब, एक होता है सिंपल एल्बो ड्राफ्ट ट्यूब। ये होती है कुछ ऐसी, सिंपल एल्बो ड्राफ्ट ट्यूब, सॉरी एरिया डाइवर्जिंग। ठीक है, ये जो होता है ये रोकी प्लेन्स के लिए हम ये लेके चलते हैं। जहां पर रोकी सरफेसेस होती हैं वहां पर हम जनरली इस वाले ड्राफ्ट ट्यूब का यूज करते हैं। ये एक्सपेरिमेंटल है, साथ ही ये इसलिए यूज की जाती हैं जो हमारे पास एफिशिएंसी है ड्राफ्ट ट्यूब की वो बढ़ाई जा सके। जो हमारे पास एफिशिएंसी है ड्राफ्ट ट्यूब की वो हम बढ़ा सके, कहीं ना कहीं हम उसकी बात कर रहे होते हैं। जो हम यहाँ पर हेड लॉस अगर जीरो कर दें, HF को अगर हम जीरो कर सकें, HF को हम रिड्यूस कर सके, उसकी कंडीशन के लिए हम ऐसे मॉडिफाई वे में हम इस सिंपल कोनिकल ड्राफ्ट ट्यूब को इस तरह की वे में लेके चलते हैं, जिससे कि इसकी ड्राफ्ट ट्यूब की एफिशिएंसी बढ़ सके। ठीक है, और साथ ही हमारे पास जो HF मतलब जो हमारे पास लॉसेस हैं वो कम हो सके। ठीक है, एक तो हमारे पास क्राइटेरिया होता है लॉसेस कम कराने का, दूसरा होता है सेपरेट ना हो फ्लो, तो दोनों चीजें की कंडीशन होती है। देखिएगा यहाँ पर आपके पास एक गैप भी मिला और फ्लो सेपरेशन का भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक हमें फायदा मिला कि हमारे पास जो ट्यूब है वो ऐसे ही नहीं जा रही, कि फ्लो सेपरेशन के लिए आप थोड़ा सा एंगल एक्स्ट्रा भी रख सकते हैं। देख रहे हो, फ्लो सेपरेट नहीं होगा, कहीं ना कुछ हेल्प करेगा जो वाटर इधर की तरफ मूव कर रहा होगा। ठीक है, तो दो चीजें होती हैं, इसीलिए हम इस तरह का कुछ ना कुछ कन्वर्जन लेके चलते हैं। तो ये हमारी कहलाती है एल्बो सिंपल, ये कहलाती है सिंपल एल्बो टाइप। ठीक है, ड्राफ्ट ट्यूब, सिंपल एल्बो टाइप ड्राफ्ट ट्यूब। ठीक है, उसके बाद ये हमने कर लिया था। उसके बाद यहां पर देखिएगा, ये थर्ड जो हमारा टाइप होता है वो ये होता है, इसे हम बोलते हैं मॉडिफाइड। ये सिर्फ और सिर्फ फिगर बनाने हैं, आपको बहुत ज्यादा इनके बारे में डिटेल नहीं पढ़नी, जरूरत भी नहीं है, बस फिगर के नाम थोड़ा याद रखिएगा और थोड़ा सेंस याद रखिएगा बस। ठीक है, ये होता है यहां पर मान लीजिए एक तरह से रेक्टेंगुलर शेप है या स्क्वायर शेप है। ठीक है, और यहां पर हमारी सर्कुलर शेप है, तो इसे हम बोल देते हैं मॉडिफाइड,
मॉडिफाइड एल्बो टाइप ड्राफ्ट ट्यूब, मॉडिफाइड एल्बो टाइप ड्राफ्ट ट्यूब, ठीक है। और उसके बाद एक ड्राफ्ट ट्यूब ऐसी भी होती है जिसको हम इस शेप में लेके चलते हैं, ठीक है। एरिया आपको इसका बढ़ाते हुए लेके चलना है, ठीक है। और यहां पर इसे हम बोल देते हैं मूडीज ड्राफ्ट ट्यूब, इसे हम बोलते हैं मूडीज ड्राफ्ट ट्यूब, ठीक है। तो यहां पर भी ये सर्कुलर मानते हैं और यहां पर भी सर्कुलर और यहां पर भी सर्कुलर, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ टाइप होते हैं, ये एज इट इज टाइप आप याद रखेंगे, ठीक है। साथ ही हाँ बिल्कुल लवी जी, ठीक है। साथ ही यहाँ पर एडिज लॉसेस आ जाते हैं उसमें, ठीक है। उसी को हमें रिड्यूस करने की कोशिश करनी होती है, तभी हम ये वाली चीजें थोड़ा सा टेपर टाइप से लेके चलते हैं जिसमें हमारे एडिज लॉसेस थोड़े से रिड्यूस हो सके, ठीक है। एडिज लॉसेस इसमें भी रहेंगे ऐसा नहीं है, बट एक जो हमारे पास एक पर्टिकुलर जेड के हिसाब से हमें कहीं ना कहीं इसके कंपैरिजन में इसमें थोड़ा सा लॉसेस का सेंस कम मिलेगा, जबकि बैंड वाले लॉसेस आएंगे वो वाली बात ठीक है, बट जो हमारे सेपरेशन वाला इफेक्ट है वो थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। इसमें भी अगर हम परसेंटेज की बात करें, एफिशिएंसी परसेंटेज, तो एफिशिएंसी परसेंटेज इसकी हो जाती है अप टू 60%। सिंपल ड्राफ्ट ट्यूब की जो एफिशिएंसी होती है अप टू 60%, इसकी होती है अराउंड अप टू 75% एंड इसकी हो जाती है अप टू अराउंड 85%, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा थोड़ा, ठीक है। सिंपल ड्राफ्ट ट्यूब की भी एफिशिएंसी अगर हम सेपरेशन एंगल बहुत अच्छा लेके चलते हैं तो हमारे पास इसकी भी एफिशिएंसी अराउंड एंड अराउंड आपको 60 to 70% मिलती है, ठीक है। चलिए ये चीज उम्मीद है अब कंप्लीट हो गई होगी, ठीक है। अब आगे चलें और थोड़ा सा, ठीक है। एफिशिएंसी ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब वाला जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा क्लियर हुआ, ठीक है। फ्लो सेपरेशन क्लियर हुआ, टाइप ऑफ द ड्राफ्ट ट्यूब हमने ले लिए, ठीक है। टाइप ऑफ द ड्राफ्ट ट्यूब हो गए, ठीक, यहां तक ये डन। चलिए अभी लगे हाथ हम ड्राफ्ट ट्यूब के ऊपर एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, लगे हाथ ड्राफ्ट ट्यूब पर एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि मैं आपको अगर फ्रांसिस टर्बाइन का पहले क्वेश्चन करा दिया तो फिर ड्राफ्ट ट्यूब का जो अभी हमने कॉन्सेप्ट समझा है, क्योंकि ये थोड़ा सा ड्राफ्ट ट्यूब का कॉन्सेप्ट थोड़ा ट्रिकी होता है, थोड़ा फीलिंग करना टफ होता है इसके लिए। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको इसकी ड्राफ्ट ट्यूब की एक्चुअल में फीलिंग आ चुकी है कि किस तरह से ड्राफ्ट ट्यूब वर्क कर रही होती है हेड के कोरस्पॉन्डिंग, है ना। तो वो फीलिंग आना बहुत जरूरी है। जनरली स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ ड्राफ्ट ट्यूब के कॉन्सेप्ट को रट लेते हैं, ठीक है, कि बस रट लिया, और रटने में ही वो गलती करते हैं। किसी भी स्टूडेंट से आप पूछ लीजिएगा, जनरली आपको वो यही बोलेगा कि ड्राफ्ट ट्यूब की हेल्प से हम जो पावर है वो बढ़ा सकते हैं, ठीक है। जबकि पावर बढ़ाने का सेंस नहीं आता, पावर बढ़ाने का रनर पावर का उस पोजीशन पर सेंस आता है, उस पोजीशन पर ड्राफ्ट ट्यूब की हेल्प से आप उस पोजीशन पर रनर पावर बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने रनर पावर जो H1 है उसकी वैल्यू बढ़ा दी, नहीं। H1 जो रहेगा वो तो हमारे पास नेट उतना ही रहने वाला है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको यहां से ये चीज थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही होगी, ठीक है। कि सेंस हमें दिखता है, सेंस हमें ऐसा लग रहा होता है कि हाँ हमने जो H1 है उसे बढ़ाया, ठीक है, हाँ हमने H1 बढ़ाया, बट रियल कॉन्सेप्ट में आपने जो वर्किंग हेड है उसे आपने 70 के अराउंड रखने की कोशिश की थी, जो मैंने आपको वर्डिंग में विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेशन बताने की कोशिश की। वो चीज हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। चलिए फिर आगे चलते हैं यहां से, ठीक है। क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन कर लेते हैं ड्राफ्ट ट्यूब के ऊपर, जल्दी से एक ड्राफ्ट ट्यूब के ऊपर क्वेश्चन कर लेते हैं। ड्राफ्ट ट्यूब के ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से। देखिएगा एक क्वेश्चन लिखिएगा ड्राफ्ट ट्यूब के ऊपर, एक कॉनिकल ड्राफ्ट ट्यूब
a conical draft tube having inlet and outlet diameter 1 meter and 1.5 meter, discharges water at outlet with a velocity of 2.5 meter per second. The total length of the draft tube is 6 meter and 1.2 meter of the length of draft tube is immersed in water. If the atmospheric pressure head is 10.3 meter of water and loss of head due to friction in draft tube is equal to 0.2 times of velocity head at the outlet of the tube. Find first one pressure head at inlet and second one efficiency of the draft tube. ओके, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए जल्दी से, ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, ठीक है। इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए सॉल्व करने की, मैं मैक्सिमम 2 मिनट्स आपको दे रहा हूं, जल्दी से ट्राई कीजिए इसे सॉल्व करने की। क्लियर? वैल्यू बताते रहिएगा मुझे, ठीक है। क्या क्या वैल्यू आई, क्या क्या अप्रोच लोगे। चलो मैं पहले फिगर बना देता हूं, ठीक है, जिससे थोड़ा सा कैलकुलेशन आपकी इजी हो जाए। आपको सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन का फिगर ड्रॉ करना ही होता है, ठीक है। तो एक कोनिकल ड्राफ्ट ट्यूब हैविंग इनलेट एंड आउटलेट डायमीटर 1 मीटर एंड 1.5, तो कोशिश कीजिए आप, मैं भले से यहाँ पर कैलकुलेट कर रहा हूँ बट आप सेल्फ करें उसको, कोशिश ये रखिएगा। जहां पर अटकते हो वहां पर इसे देखो, क्योंकि टाइम कहीं ना कहीं मैं भी यूटिलाइज करूंगा यहाँ पर, ठीक है, और आप भी यूटिलाइज करो, ठीक है। आप जहां अटकते हो वहां पर देखिएगा, ऐसे ही डायरेक्टली मत देखिएगा, ठीक है। पहले आप अपनी तरफ से कोशिश कीजिए, आंसर फिर बनाते रहिए, बताते रहिएगा मुझे कितने आंसर आ रहे हैं आपके, ठीक है। मैं यहाँ से करेक्ट करता रहूंगा अगर गलती होगी तो, ठीक है। ड्राफ्ट ट्यूब हमारे पास ये कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, ऐसे, सॉरी, ड्राफ्ट ट्यूब हमारे पास ये दी हुई है, ठीक है। ड्राफ्ट ट्यूब में आपको कुछ कंडीशंस भी दी हुई हैं। एक कोनिकल ड्राफ्ट ट्यूब ऑफ 1 मीटर डायमीटर एंड 1.5 मीटर डायमीटर, ठीक है। ये हमारे पास 1 हो गया। चलो इसे आप 1 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास वो टोटल वाला फिगर नहीं है, ठीक है, तो इसे 1 और 2 ले सकते हो,
ठीक है। साथ ही यहाँ पर डिस्चार्ज वाटर एट द आउटलेट विद वेलोसिटी ऑफ 2.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हमारे पास जो V2 है वो हमें दी हुई है 2.5 मीटर पर सेकेंड। ये मेरे पास गिवन डाटा है। ठीक है, आपने उम्मीद है लिख लिए होंगे। ये गिवन डाटा है। द टोटल लेंथ ऑफ द ड्राफ्ट ट्यूब इज 6 मीटर। उम्मीद है आप जो फिगर बनाओगे वो थोड़ा सोच के बनाओगे, पढ़ के बनाओगे। अगर आपने पढ़ के नहीं बनाया तो गड़बड़ कर दोगे। ठीक है, 6 मीटर एंड 1.2 मीटर ऑफ द लेंथ ऑफ द ड्राफ्ट ट्यूब इज इमर्ज्ड इन द वाटर। इसका मतलब यहाँ पर जो आपके पास ये जो आपके पास टेल रेस है उससे नीचे तक ये 1.2 मीटर ये वाला पार्ट है। तो 6 मीटर तो टोटल थी बट 1.2 मीटर ये इमर्ज्ड है। ठीक है, तो डेटम आपको ये लेना होता है। आपने हमेशा डेटम जो है जेड जोड़ा है ना सीधा, तो डेटम हमें ये लेना होता है। ठीक है, डेटम इसे लेके चलेंगे, डेटम इसे लेके चलेंगे। ठीक है, बात क्लियर। चलो आप थोड़ा और आगे चलो। ड्राफ्ट ट्यूब इज 6 मीटर एंड ये हो गया। ठीक है, इफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेड इज 10.3, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेड पी एटमॉस्फेयर कितना दे रखा है 10.3 मीटर ऑफ वाटर। बस यही इसमें क्वेश्चन में खूबी है कि आपको 10.3 मीटर ऑफ वाटर दे रखा है और ये भी आप क्या मानते हो, ऑब्वियस है फ्रांसिस टरबाइन है तो वाटर में ही काम कर रही होगी, तो नीचे भी वाटर होगा, यहाँ पर ये 1.2 में भी वाटर होगा, तो ये भी आपका वाटर ही है। ठीक है, और ये जो आपके पास होता है कॉन्सेप्ट 10.3 मीटर वाटर होने का, इसका मतलब क्या होता है कि एक सरफेस पर एक पॉइंट पर, यानी कि एक पास्कल के हिसाब से जो एक सरफेस हम लेते हैं उस पर 10.3 मीटर तक वाटर फैला हुआ है। 10.3 मीटर हाइट तक वाटर फैला हुआ है, तो इस पर जो प्रेशर आ रहा है वो कितने की वैल्यू के बराबर आ रहा है, पी एटमॉस्फेयर पर। बैरोमीटर वाला कांसेप्ट याद है ना, बस वही लेके चलना होता है। ठीक है, अभी जो है 10.3 मीटर ऑफ वाटर हमारे पास इस सरफेस पर है या इस पर है, वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर दिखा रहा है। जो पी एटमॉस्फेयर लग रहा होगा वो इस वाली सरफेस पर लग रहा होगा ना, जो हम टेल रेस मान रहे हैं। ठीक है, जो हम टेल रेस मान रहे हैं वो इस पर लग रहा होगा, जो पी एटमॉस्फेयर लग रहा होगा वो टेल रेस पर लग रहा होगा। उम्मीद है आप इस क्वेश्चन की वर्डिंग समझ चुके होंगे। ठीक है, और इसकी ट्रिक भी समझ चुके होंगे कहां पर इसमें कि मैंने इस तरह से इस चीज को मॉडिफाई करने की कोशिश की है। तो यहाँ पर इस चीज को समझिएगा कि यहाँ पर इफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेड इज 10.3 मीटर ऑफ वाटर एंड लॉस ऑफ हेड ड्यू टू फ्रिक्शन इन dt इज इक्वल टू 0.2 मीटर, तो यहाँ से आप लॉस ऑफ हेड मतलब जो hf की बात कर रहे हैं वो क्या है 0.2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी हेड एट द वेलोसिटी हेड एट द आउटलेट ऑफ द ट्यूब, है ना। तो मतलब v2 स्क्वायर बाय 2g के सेंस में। तो ये जो hf है ये हमारे पास वेलोसिटी हेड याद रखिएगा कि 2g वाला होता है। हेड की फॉर्म क्या होती है, एनर्जी पर यूनिट वेट। हेड की फॉर्म क्या होती है, एनर्जी पर यूनिट वेट। ठीक है, तो वेट से हम जब डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ये 2g वाली फॉर्म बन के आती है। ठीक है, तो जल्दी से कैलकुलेट करके आंसर बताते रहो मुझे। ओके, आवाज में फिर से प्रॉब्लम। ओके, प्लीज स्टे कीजिएगा। ठीक है, अभी क्लियर है आवाज? जल्दी से बताइए, अभी क्लियर है आवाज? अभी क्लियर है या अभी भी इको है? आवाज में बताइए, अभी क्लियर है या इको आ रहा है अभी भी? जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा, इको आ रहा है या अभी क्लियर है? ओके, नो, ओके। चलिए फिर एक काम कर लेते हैं, इस क्वेश्चन का आप आंसर कल बताएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कल बताएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन का आप आंसर निकालिएगा। ठीक है, और उसको हम कल डिस्कस करेंगे। उम्मीद है यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, ठीक, आज फिर यहीं पर इसे क्लोज कर लेते हैं। ठीक है, और कल फिर हम इसी क्वेश्चन को आगे फर्दर देख भी लेंगे और साथ ही आप आंसर बता दीजिएगा इसका। क्लियर है?
लवी जी ये क्या वैल्यू है बता पाएंगे अभी? अगर आवाज में प्रॉब्लम आपको इतना है कि हाँ समझ पा रहे हो, जल्दी से मुझे बताइए क्या वैल्यू है? This is the pressure head at inlet. Pressure head at inlet. वन का आंसर। थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है लवी जी, थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, ठीक है, आंसर में थोड़ी गड़बड़ी है, फिर से एक बार चेक कीजिएगा कैलकुलेशन, ठीक है। मुझे टेलीग्राम पर आंसर भेज दीजिएगा, ठीक है, टेलीग्राम पर आंसर आप भेज दीजिएगा, ठीक। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, ठीक है। थैंक यू क्लास।